मैं तो आई लॉस्ट इट। तो मतलब आप सोचो, हर जगह पटाखे जल रहे हैं, फायर क्रैकर्स हो रहे हैं, पूरा शहर सेलिब्रेट कर रहा है, बट आप वहां पर ब्लैंक हो गए हो कि यार ये क्या हो गया। तो बहुत बड़ी बात आपने कही बेसिकली कि प्राइवेट सेक्टर में काम करना एक्चुअल में एक गधा मजदूरी जैसा ही होता है। 12-12 घंटे की शिफ्ट जो है वो करवाई जाती है, कोई टाइम का पता नहीं है, ना आने का पता ना जाने का पता है। तो प्लानिंग में ना सर अक्सर क्या होता है, हम तो सर कॉमर्स के, हमें पता है ना प्लानिंग का एक लिमिटेशन क्या होता है कि कभी कभी प्लानिंग में ही इतना समय लग जाता है कि एग्जीक्यूशन के लिए टाइम नहीं बचता है। सही। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, गेम पलट जाता है कभी भी। क्या बात कर रहे हैं? टेलिंग यू सर, गेम ऐसा पलटा है ना, ओवरऑल जो रैंक है 40 तक बच्चों का सिलेक्शन हुआ। ओके। कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, स्पेशली टाइपिंग के बारे में, ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है डेफिनेटली ये सेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। दिव्यांशु, तो हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक और हमारे इंटरव्यू के सेशन में, जहां पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिव्यांशु बिष्ट, जिनका अभी इस बार उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट में 18 रैंक पे जो है वो सिलेक्शन हुआ है। सो वेलकम दिव्यांशु आपका। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, आई फील वेरी ऑनर्ड कि आरपीएससी अड्डा ने मुझे इस काबिल समझा कि मेरी बातें सुनना चाहते हैं आप, और आपके चैनल के थ्रू काफी एस्पिरेंट्स। सो आई एम ग्रेटली ऑनर्ड एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर व्हाट विल गो अहेड। नहीं दिव्यांशु, रियली सुनना इसलिए चाहते हैं कि कुछ अचीव हुआ है, सुनना इसलिए चाहते हैं कि कुछ प्रूव करके दिखाया है, और उसके बाद में भी जब जर्नी बड़ी स्ट्रगल वाली होती है और उस एक अलग जर्नी के बाद में वो जर्नी जब हम फेस करते हैं और अनसक्सेस भी होती है, और उसके बाद में जब कुछ अचीव होता है तो उसका मजा एक बहुत अलग होता है एक्चुअल में। डेफिनेटली सर। यस यस यस। तो स्टार्ट करते हैं दिव्यांशु। सबसे पहले कि अक्सर लोग कहते हैं कि जो असफलता होती है वही सफलता की सबसे बड़ी जो है वो सीढ़ी होती है, लेकिन जब कोई स्टूडेंट 2 नंबर से किसी एग्जाम में अगर रह जाता है तो वो सीढ़ी नहीं, एक गहरी खाई जैसी जो है वो लगती है, और आपके साथ में जस्ट ऐसा हुआ ही है। तो उस इंसिडेंट को आप थोड़ा सा बताओ, कैसे आपने कवर अप किया फिर से अपने आप को। सर असिस्टेंट अकाउंटेंट जो उत्तराखंड में एग्जाम होता है, ये मुझे इसके बारे में 2018 में पता चला था, और उस टाइम पे मैं फ्रेश ग्रेजुएट हुआ था। तो ऑल्दो उस टाइम पे तो मैंने इसको इतना सीरियसली लिया नहीं, एंड उस समय काफी यंग थे, तो गवर्नमेंट जॉब का इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आता है। जो कि डेफिनेटली आप भी बहुत बार कहते हैं कि कॉलेज से निकल के ही तुम्हें एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो आई होप आपके चैनल से जुड़े सारे बच्चे इसका इम्पोर्टेंस समझे कि इट्स रियली रियली अ वेरी बिग अचीवमेंट कि अगर आप कॉलेज के बाद ही गवर्नमेंट जॉब में लैंड करते हैं। तो ऑल्दो मैंने उस टाइम पे तो इसको सीरियसली लिया नहीं, बट 2023 में जब ये आई नोटिफिकेशन, 22-23 में, तो आई वाज रियली पॉजिटिव कि यार इसका मैक्सिमम जो सिलेबस है वो कॉमर्स है, एंड आई स्टार्टेड टीचिंग फ्रॉम 2019। तो मैंने तब से शुरू कर दिया था पढ़ाना। तो आई थॉट यार मे बी आई कैन गिव इट अ ट्राई। मैं इसको कोशिश करता हूँ कि मे बी निकल जाए। ऑल्दो हिंदी वाज आल्सो देयर, बट मैंने सोचा था कि 80 मार्क्स का मैक्सिमम चंक आपका कॉमर्स है, तो बिल्कुल इसको फुल फ्लेज करेंगे। सो आई वाज हैविंग अ वर्क फ्रॉम होम जॉब दैट टाइम, बट मैंने उसको छोड़ा और मैंने पूरा फोकस लॉक इन कर दिया कि मुझे इसकी तैयारी करनी है। तो उस टाइम पे अगेन एग्जाम पोस्टपोन भी हुआ था, तो मेरे पास क्यूमुलेटिवली 6 महीने थे तैयारी करने के। और बिलीव मी सर, मैंने उस टाइम पे बहुत डेडिकेटली तैयारी करी थी। ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं आप? तो मैं 2022 की बात कर रहा हूँ। 22-23 मैं पहले असफलता की बात कर रहा हूँ। यस यस यस। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वो एक गलती थी सर। मतलब ज्यादा डिटेल में जाना ना, हमें पता नहीं होता है एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन सेट कर रहा है वो हमें पता नहीं है। तो हम बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स भी कर रहे हैं। आपको याद होगा उस टाइम पे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग भी थी। और बहुत लेंथी सिलेबस था उस समय, बहुत लेंथी था। इनकम टैक्स था। अब मैं वहां पर टैक्स निकालने बैठ गया, मैं सब कुछ करने लग गया था। मैं कुछ ज्यादा ही डीप चले गया था, एंड दैट वाज अ वेरी बिग मिस्टेक व्हिच आई डिड। क्योंकि आपने सर पैटर्न, आपको तो सबसे ज्यादा टाइम शायद आप ही को है इस एग्जाम को ट्रीट करते हुए आपकी टीम को। तो आपने देखा होगा कि इतना लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते, मतलब दे विल आस्क यू अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो वो मेरी गलती रही थी। तो मैंने ऑल्दो
अपने तरफ से पूरा ट्राई किया था, बट मेरा नहीं हो पाया था, ऑलमोस्ट 2 मार्क्स से मेरा रह गया था। बट मुझे स्टिल आई बिलीव कि वो गलतियां जो थी उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी, क्योंकि मेरे इतने मोटे मोटे रजिस्टर्स रेडी हो गए थे उस टाइम पे, एंड जब इसका नोटिफिकेशन आया तो उन्होंने मुझे बहुत बेनिफिट किया। तो डेफिनेटली सर, आपका कहना बिल्कुल सही है कि एक असफलता, 2 असफलता लगती है बिफोर यू गेट दैट रैंक, बिफोर यू गेट योर नेम इन द पीडीएफ। तो वो जरूर मेरे फायदे की ही थी चीज। एग्जैक्टली। तो जिस दिन रिजल्ट आया था और 2 नंबर कम दिखे, तो वो रात आपके दिमाग में बेसिकली क्या थॉट चल रहा था? क्या उस हार ने आपको कहीं ना कहीं तोड़ा था? सर, उसके पीछे भी एक बहुत फनी स्टोरी है, मतलब फनी नहीं, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दशहरे के टाइम पे ओके। आपने एक जगह सुनी होगी उत्तराखंड में, अल्मोड़ा। यस। वो दशहरे के लिए बहुत फेमस है, वहाँ पुतले वगैरह बहुत बड़े। ओके। तो दशहरे की रात थी सर, मैं अल्मोड़ा में था एंड दोस्तों के साथ फन कर रहे थे सर। आई एम टेलिंग यू, सोच के लगा था हो ही गया सिलेक्शन भाई तेरा, क्योंकि सर लोग इतनी वीडियोस बनाते हैं कि इतना टफ एग्जाम था, ये रैंक जाएगी, मतलब इतना आपका जो कट ऑफ जाएगी वगैरह वगैरह। आई वाज, मतलब आपको पता होगा सर, इसमें 2 बार रिजल्ट आता है ना, एक बार 4 गुना बुलाते हैं। यस। पहली कट ऑफ तो बहुत कम आती है। हाँ। फिर हम अंदाजा लगाते हैं कि यार हद से हद 10 मार्क्स बढ़ जाएंगे, कितना बढ़ जाएगा, सही है। हाँ, तो 45 में आई थी पहली कट ऑफ, मेरे 55 थे। मैंने कहा कितने बढ़ जाएंगे, 55, इससे ज्यादा तो ना बढ़ेंगे। 4 गुना बच्चे बुला रहे हैं, ऑल्दो उसका मुझे बाद में रियलाइजेशन हुआ। तो मैं सेलिब्रेट ही कर रहा था, मैं सेलिब्रेशन मोड में था। मेरे एक और फ्रेंड था, वो भी सेलिब्रेशन मोड में था, और मैं अल्मोड़ा में था। उसका मुझे कॉल आया कि भाई रिजल्ट आ गया है और नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं तो आई लॉस्ट इट। मतलब आप सोचो, हर जगह पटाखे चल रहे हैं, फायर क्रैकर्स हो रहे हैं, पूरा शहर सेलिब्रेट कर रहा है, बट आप वहां पर ब्लैंक हो गए हो कि यार ये क्या हो गया। एंड ऑल्दो आपके सर्कल में भी आपको दोस्तों को पता है कि इसने एग्जाम दिया है, ही इज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि इसका हो जाएगा। अल्मोड़ा में था सर मैं, नहीं पता चला मेरे को रिजल्ट आया है, नहीं हुआ। तो वो एक्सपीरियंस ऐसा था। बट आई एम टेलिंग यू, फनी क्यों है ये चीज, क्योंकि अब जब मेरा एग्जाम निकला है तो हमें मतलब वो पता चल गया कि हमारा कहाँ पर होगा, तो मेरे को अल्मोड़ा ही मिला है सर। अरे तो आप सोचिए, मतलब कुछ चीजें ना लिखी होती है, होता होगा। बट उस दिन अल्मोड़ा में रिजल्ट आता है, मेरा नहीं होता, और मैं अल्मोड़ा घूम रहा था। मैं सोच रहा था कि यार अल्मोड़ा कितना सही शहर है, यहाँ लग जाती भाई, मजा आ जाता। एंड 2 years आफ्टर मेरी पोस्टिंग अल्मोड़ा होती है। ग्रेट। बहुत शानदार स्टोरी, मजा आ गया। अब घर पे कौन कौन है आपके, दिव्यांशु? मेरे मॉम डैड है बस। ओके, तो आप सिंगल चाइल्ड हैं? यस सर, ओनली चाइल्ड। एक्सट्रीम प्यार मिला होगा आपको। ग्रेट। तो अब एक मैंने सुना था कि एक पुणे की एक इंटरनेशनल स्कूल में एक बहुत अच्छा पैकेज जो है वो आपको मिला था, और उस टाइम पे जो है वो 1 लाख रुपए की सैलरी आपको मिल रही थी, और आई थिंक आपने केवल बीकॉम ऑनर्स जो है वो किया था, उसके बेसिस पे आपको सैलरी मिली थी, रहना खाना सब कुछ फ्री था। मतलब 1 लाख रुपए कंप्लीट जो है वो सेव ही हो रहे थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा क्यों लगा कि आप एक गधे के जैसे काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही वर्ड यूज किया आपने सर। एक्चुअली इंटरनेशनल बैकलॉरेट करके एक करिकुलम होता है, आप भी जानते होंगे उसके बारे में। तो उसमें क्या है कि वो सीबीएसई और आईएससी से अलग होता है। तो उनके स्कूल्स काफी मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, उनकी फीस भी बहुत ज्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है उनकी सैलरीज भी अच्छी होती है। तो मेरे को 5-6 साल का एडटेक में एक्सपीरियंस था, मेरे पास प्लेथोरा ऑफ वीडियोस बनी थी। तो मैंने एक फॉरवर्ड करी, उनको पसंद आई, उन्होंने मुझे बुला लिया, मेरा एयर टिकट वगैरह सब उन्होंने दिया। आई वॉज दैट टाइम इन नोएडा में, वो नोएडा में काम कर रहा था, मैंने बहुत जगह घुमाया सर। तो काम के चक्कर में तो मैंने कहा ठीक है वहां चलते हैं। तो आई वेंट टू पुणे। बहुत अच्छा एनवायरमेंट सर, एकदम लाइक अ ड्रीम स्कूल इट वाज। पहाड़ के ऊपर एक कैंपस है, बहुत अच्छा वेदर है, और सारी एमिनिटीज आपको मिल रही हैं। मैं लाख रुपए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन हैंड मेरे पास 90 तक आते थे, बट आप देखिए फूड अकोमोडेशन, मेरे को कोई बिल वगैरह पे नहीं करना है, तो उस तरीके से वो लाख भर के ऊपर जाती थी आराम से। यस। तो मेरा सर, ऑल्दो मुझे मजा आना चाहिए था वहां पे, बट द थिंग वाज कि वो दूर के ढोल सुहाने लगते ना सर। मेरे दोस्तों को लगता था बहुत मजे कर रहा है ये, बट वी यूज्ड टू
ज्वाइन दी ऑफिस एट 8, मतलब 8 o'clock हमें पहुंचना होता था। एंड उसके बाद आप सोचिए शाम के रात के 8 बजे तक हो जाता था, कुछ ना कुछ ड्यूटीज आपको मिलती थी। कभी आप मेस में बच्चों को देख रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। तो ऑल्दो इट वाज फाइन, ऐसा नहीं काम बहुत था सर, पर आप समय बहुत दे रहे हो, तो उनको रियलाइज हो वहां पे आपकी जो कीमत है वो आपके काम की कीमत नहीं है कि आप कब तक खड़े हो, आपके समय की कीमत है वहां पे। तो आई थॉट यार मे बी आई डिजर्व बेटर देन दिस, मतलब मेरे को टाइम काटना नहीं है खाली। तो एंड आई वाज प्रीटी यंग दैट टाइम, तो मैंने सोचा कि आई शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। ये बात है जब मेरा पहला अनसक्सेसफुल इवेंट हो गया था। आई एम टेलिंग यू सर, जब मेरा रिजल्ट नहीं आया था मैंने सारे पीडीएफ डिलीट कर दिए, नोट्स फेंक दिए, मैंने कहा बेकार है, अब करना ही नहीं है इसके बाद कभी। तो वो रीस्टार्ट वाला मेरे अंदर एलिमेंट नहीं आया था अभी कि मुझे आगे। अच्छा, मतलब पहले 2022 में अनसक्सेस हुए, देन आप पुणे गए? यस, देन मैं पुणे गया। ओके, ये 2024-25 की बात है। 24-25 की बात है। और 24-25 में आपको एक सैलरी मिल रही थी 1 लाख रुपीस की, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, बहुत अच्छा स्कूल था, और उसके बाद में जब फिर से वैकेंसी आती है, और वैकेंसी ओनली आई थिंक 57 पोस्ट पे थी, अब आगे जाके बढ़ गई थी, 63 हो गई थी। पर कैसे मतलब माइंड में आया कि यार मैं यहाँ से स्विच करके मैं फिर से इतना बड़ा रिस्क सट्टा लूं? आपको फ्रेंड्स ने, रिश्तेदारों ने नहीं कहा कि तू कर क्या रहा है? सर मेरे दोस्तों ने ही मुझे सपोर्ट किया है। मेरा एक दोस्त है, वो मिलिट्री बैकग्राउंड से है। आई एम टेलिंग यू सर, मतलब उसने मुझे एक एग्जांपल दिया, मे बी एस्पिरेंट्स को इससे थोड़ा समझ में आएगा। हम एक बार पूल खेल रहे थे, पूल टेबल में, वी वर प्लेइंग स्नूकर। तो मैं खेल रहा था, मैं पहली बार खेल रहा था, मुझे सिखा रहा था। तो उसने मुझे बोला कमिट कर, तुझे डालनी है वो बॉल, कमिट कर ले कि वो जा रही है और तुझे वो बॉल डालनी ही डालनी है। तो ही मेड मी रियलाइज कि अगर आपने कोई डिसीजन लाइफ में ले लिया है ना, तो कमिट कर दो उसको। अब मैंने वो बॉल को देख रहा हूँ कि वो जानी चाहिए, तो वो जानी ही चाहिए। और एक बार आप कमिट करते हो तो चीजें एज पर प्लान जाती हैं। तो उस टाइम पे आई गॉट एन इवन बेटर ऑफर फ्रॉम शिमला। तो शिमला के एक बहुत बड़े स्कूल से मुझे ऑफर आता है, मतलब जहां से सर अंग्रेज लोग पढ़े थे, जनरल डायर और लोग सुनते हैं ना हम लोग, जलियांवाला बाग, उन्होंने वहां से पढ़ा है। तो उतने रेप्यूटेड स्कूल से मुझे एक कॉल आता है, मैं शिमला भी गया, मेरे हाथ में ऑफर था और साथ में नोटिफिकेशन आया था। एक शाम मैंने अकेले बिताई सर, मैंने सोचा क्या करना चाहिए यार। एक तरफ एक सैलरी है जो फिक्स है, एक तरफ सब कुछ क्लियर है, मतलब सारा रास्ता क्लियर है, और एक तरफ मतलब 55 पोस्ट पे तू लड़ेगा, फुल फ्लैश अनसर्टेनिटी। यस, मैंने सोचा था तेरा 800 में नहीं हुआ तो 55 में लड़ेगा भाई। यस यस बट मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि भाई कमिट करना चाहिए, तू कमिट कर। तो मैंने कहा इसको ट्राई देंगे। उसी दिन से मैंने बस ली और वापस हल्द्वानी आया शहर में, घर वालों को बोला आई एम नॉट वर्किंग, सब छोड़ दिया है, मुझे 3 महीने चाहिए। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री सर, उसके बाद काम किया उस पे। ग्रेट 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 ग्रेट। तो बहुत बड़ी बात आपने कही बेसिकली कि प्राइवेट सेक्टर में काम करना एक्चुअल में एक गधा मजदूरी जैसा ही होता है। 12-12 घंटे की शिफ्ट जो है वो करवाई जाती है, कोई टाइम का पता नहीं है, ना आने का पता ना जाने का पता है। तो बेसिकली आपकी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। तो आज के जो हमारे जो यंग जनरेशन है, जो कहीं ना कहीं पैकेज के पीछे भाग रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर आई वुड जस्ट टेल देम कि लोगों को दिखाने के लिए चीजें मत करो। आई एम टेलिंग यू, मैंने लोगों को सुना है पैकेज इतना है 15, 20, 25, बट जब वो मिलते हैं ना सर, दे टेल द मतलब वो शाम को जब मिलते हैं ना, तो वो बता रियलिटी क्या है। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि हम समाज को दिखाने के लिए बहुत चीजें करते हैं, हम वो नंबर्स के पीछे बहुत भागते हैं, पर आखिरी में रात को हम ही फिर अपने आप को कोसते हैं कि यार ये क्या जिंदगी जी रहा हूँ। तो आई वुड लाइक टू टेल देम कि अगर आप यंग है, मतलब मैं सबको नहीं कह सकता सर, ये सब्जेक्टिव चीज है। मैं लकी था कि मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां नहीं थी, किसी पर हो भी सकती है, तो मैं सबको तो नहीं कह सकता। बट इतना श्योर है कि आपको अगर मौका मिलता है एक समाज में एक इज्जत कमाने का, एक स्टेबल जॉब पाने का, अपनी छुट्टियां फिक्स होने का, प्राइवेट में तो संडे को भी बुला लेंगे सर आपको। तो अगर आपको ये मौके मिलते हैं तो इन मौकों को आप जाने मत दे। अपने कंफर्ट जोन के बारे में मत सोचे, जो आपको आराम से मिल रहा है, वो कहते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट्स, उनके पीछे मत भागो। कोशिश करो कि अपना पोटेंशियल मैक्सिमम करो, जितना आप झोंक सकते हो अपना आपको झोंक दो, एंड
उसके बाद रिजल्ट नहीं आता, दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। बट एटलीस्ट वो अटेम्प्ट हर बच्चे को, स्पेशली जो आप बताते हैं कि आप ग्रेजुएट हो, बीकॉम ऑनर आपने कर रखा है, बीकॉम किया है, इवन एमकॉम किया है, आपको अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए। ये बहुत ही गोल्डन चांस है। मैं देख रहा हूँ सर, अभी मैं अब लोगों से जब मिलता हूँ ना, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। इवन लोग कुछ कहते हैं कि यार मुझे तो लगता था तूने कुछ लाइफ में करेगा नहीं, बट तूने एग्जाम निकाल दिया। आई वाज लाइक कि यार हमारे समाज में कैसा सोच, अब देखिए हम समाज के ही प्राणी है सर, हम बदल नहीं सकते। प्राइवेट में काम कर रहा है, वो खुश भी है ना, तब भी लोग उसको देखेंगे इस नजर से कि कुछ कर नहीं रहा है लाइफ में, कुछ गजब नहीं किया। आप किसी को देखिए, वो बोलेगा कि मैं जॉब करता हूँ, उसको अगले 10 सेंटेंस समझाने में लग जाते हैं वो काम क्या करता है, अगर वो प्राइवेट से। पर अगर आप बोलोगे ना मैं गवर्नमेंट में हूँ, आप ग्रुप सी हो, ग्रुप डी हो, डजंट मैटर, अच्छा बहुत बढ़िया। तो वो अगर आपको उसके पीछे चाम है, वो पसंद आता है, तो डेफिनेटली अपने कंफर्ट जोन से निकल के कोशिश करनी चाहिए। तो पैसा और सुकून की लाइफ दोनों में से क्या चुनना चाहिए यंगस्टर्स को? सुकून सर, सुकून बिल्कुल, डेफिनेटली सुकून। और ऐसा नहीं है सर कि बहुत ही सुकून है, ये बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ, बट आपको अपने काम की वैल्यू मिलेगी। मतलब मुझे लगता है प्राइवेट में ना, इवन आपको फिर मल्टीपल चीजें कवर करनी पड़ती है, आपको सिर्फ काम नहीं करना है, फिर आपको इम्प्रेस भी करना है लोगों को, आपको मल्टीपल गिग्स करनी पड़ेंगी जस्ट टू स्टे इन दैट। तो मेरा ये बिल्कुल मैसेज नहीं है कि यार गवर्नमेंट जॉब में आराम ही आराम है, काम वहां पर भी है, पर वहां पर आपको शाम को मजा आएगा अपने आप को सोचने। एग्जैक्टली, आप चैन की नींद आएगी बेसिकली, अगले दिन की टेंशन नहीं होगी यार अगले दिन मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, पता है कि यार मतलब एक स्टेबिलिटी बेसिकली आ जाती है। और कौन कहता है कि गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद में आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे कई लोग जो हैं वो एज ए टीचर अपना करियर जो है वो बनाते हैं, कई आप देखिए यूपीएससी के कई हैं जो IAS हैं और अब बच्चों को जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको एक टाइम मिल जाता है करने के लिए, सुबह शाम एक अच्छा टाइम मिल जाता है, वीकडेज में टाइम मिल जाता है, तो करने वाला चाहिए। अगर आप उसके अलावा भी कुछ करना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं गवर्नमेंट जॉब में कहीं ना कहीं लिमिटेशन आ रही है, तो वो लिमिटेशन नहीं है, आपको टाइम मिलेगा, आपको दूसरा कुछ भी बिजनेस खड़ा करना है, कुछ भी करने का टाइम मिलेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा रिलैक्स हो जाते हो या कितने अग्रेसिव होते हो जॉब लगने के बाद में। यस तो सर आप अपना सेल्फ एनलाइटमेंट में भी काम कर सकते हैं। मेरे एक भैया है ना, वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, तो वो अपने जॉब तो करते ही है, साथ में ही इज जॉइंड थिएटर, उनको एक्टिंग का बहुत शौक है। ओके तो मतलब आप ऐसा नहीं पैसे कमाने के लिए, आप अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हैं। पैशन को, ये गवर्नमेंट जॉब में ही हो सकता है, बाकी में नहीं हो सकता। गवर्नमेंट जॉब में आपको सैलरी मिल रही है और कहीं ना कहीं कुछ पैशन है, जैसे आप बता रहे हो थिएटर उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, तो वो अंदर से कितना सुकून देता होगा उनको कि यार ये मेरा पैशन था और मैं ये भी कर पा रहा हूँ, और स्टेबिलिटी तो है ही है। एग्जैक्टली। तो शिमला और पुणे के ऑफर्स को ठुकराने के बाद जब आप तैयारी करने आए, तो आपके पास में कितना टाइम था? लगभग 3 महीने आपने जो है वो जम के तैयारी करी थी, मतलब 90 डेज हैं। और अच्छी बात यह है कि अभी जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें भी स्टूडेंट के पास में 90 डेज ही हैं। तो अब जो मैं पूछने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो अब प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि सब वो वीडियो देखेंगे। तो आप बताओ 90 डेज में किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपने प्रिपरेशन करी और इस एग्जाम को क्रैक किया? सर मैंने इसमें बहुत हेल्प ली है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे प्लानिंग करने में मैंने ChatGPT की बहुत हेल्प की है। मैंने उसको बताया मेरा सिनेरियो क्या है, मैंने सिलेबस डाला, मैंने दिन डाले, मैंने कहा इतने घंटे में पढ़ूंगा, अब मुझे बता दो क्या चीज पॉसिबल हो सकती है। तो प्लानिंग में ना सर अक्सर क्या होता है, हम तो सर कॉमर्स के, हमें पता है ना प्लानिंग का एक लिमिटेशन क्या होता है कि कभी कभी प्लानिंग में ही इतना समय लग जाता है कि एग्जीक्यूशन के लिए टाइम नहीं बचता है। सही है। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल उस बैरियर को तोड़ा। मैंने कहा कि यार मुझे एक प्लान चाहिए कि मुझे कितनी चीजें कब तक कंप्लीट कर देनी चाहिए। तो मैंने अपने ही सिलेबस में कुछ डेट्स लिखी थी, इस दिन से इस दिन तक ये कंप्लीट होगा, एंड ऐसे कर करके मैंने पूरा एक प्लान स्ट्रक्चर किया था। आई एम टेलिंग यू, अगर प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है तो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। कितनी बार ऐसा होगा, आपने टारगेट किया होगा आज मुझे 5 टॉपिक करने हैं, 3 होंगे, पर इट्स नॉट द थिंग कि आपने अगले दिन से पढ़ना छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ दिन आएंगे, अप्स एंड डाउन्स होंगे, किसी दिन आपने 8 टॉपिक भी कर लिए होंगे। तो मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूँ 90 डेज इज अ सफिशिएंट टाइम, कंसिडरिंग सिलेबस चेंज नहीं होता है। तो आप 90 डेज में डेफिनेटली सर, आप तो सब जानते हैं सर, आपको पता 11th 12th ही है,
Exactly. थोड़ा सा बीकॉम होगा, थोड़ा सा पर इट्स BCom, yes. मैक्सिमम 11-12। यस यस तो यस। एक आप ग्रेजुएट हो, आपको कॉमर्स पढ़ते हुए 5 साल हो चुके हैं, मतलब मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ ना। यस यस। तो अगर आप वो 5 साल से कॉमर्स पढ़ रहे हो तो यार आप 3 महीने में 11-12 तो एटलीस्ट कवर ही कर सकते हैं। यस 100% कवर कर सकते हैं। और बाकी सर मैंने इसमें ऑब्वियसली मैंने यूट्यूब की बहुत हेल्प ली। सबसे ज्यादा बेनिफिट मुझे आरपीएससी अड्डा के उन यूट्यूब सेशंस में लगा जहां पर वो बड़ी बड़ी क्लासेस होती थी सर, याद होगा आपको, मैराथन होती थी, एक ही दिन में पूरा टॉपिक यूनिट कंप्लीट होती थी। मतलब दैट वाज, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि वो आपको एक लॉक इन पीरियड में ले आती है। मतलब आपको पता है कि यार जब चैट चलती है ना 200-300 की, और आपको लगता है कि अरे भाई सब पढ़ रहे, भाई तू क्या कर रहा है, तो सब पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो Yes. उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी। आखिरी टाइम पे जो आपने वो सीरीज लगाई थी, मैराथन लगाई थी, दैट हेल्प मी अ लॉट। इतने सवाल उसमें ऐसे थे जो बार बार आते हैं, बट वो अच्छी बात है क्योंकि वो आपके माइंड में रहते हैं। मुझे तो आज भी याद है सर, वो करंट रेशियो का एक क्वेश्चन था, उसके अलावा वो सीक्वेंस बनानी थी करंट एसेट्स की। ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो मुझे देख के ही समझ में आ गया कि ये तो मैंने पढ़े हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी। साथ ही साथ मैं अब इसके बारे में बता ही रहा हूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे मुझे बहुत हेल्प मिली टेस्ट सीरीज से भी। क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपने देखा होगा इतनी रैंक आती थी, इवन जो नंबर 1 है ईशान सर, वो भी उसी में दिखते थे हमेशा 1। मेरे को लगता था कौन है भाई ये, इसका नंबर 1 आता है। ऑल्दो मैं टॉप 10 में आता था कहीं। अच्छा, टॉप 10 में रैंकिंग थी आपकी? हाँ, ओके। मैक्सिमम उसी में अपना जो सेकंड रैंकर है सागर, वो भी उन्होंने भी वो भी दिखते होंगे आपको। वो भी दिखते थे। तो मैंने कहा ये कौन दो धुरंधर है, मतलब ये तो हमेशा दिख रहे हैं यहाँ पर। तो उनको देख के सर मोटिवेशन फील होता है कि ये मतलब जब हमारे 70s में आते हैं, उनके 80s 90s में आते हैं, तो वो बूस्ट मिलता है आपको कि यार मुझे और मेहनत करनी चाहिए। रैंकिंग दिखती है। मेरे पास एक फोल्डर बनाया सर अपने लैपटॉप पे, हर सवाल जो मैंने गलत किया है उसको मैंने स्क्रीनशॉट लिया और वो फोल्डर में डाल दिया। आज के समय मेरे पास 300 सवाल है आपकी टेस्ट सीरीज के, 300 क्वेश्चंस जो मेरे गलत हो रहे थे और रिपीटेडली गलत हो रहे थे। ग्रेट, बहुत अच्छा तरीका है ये एक्चुअल में। उनको मैंने लास्ट टाइम में बार बार देखा कि यार क्योंकि सर जो आपको आते हैं वो तो आपको आते ही है ना, वो तो सभी को आते हैं। यस। प्रॉब्लम ये वो सभी को आ रहे हैं। तो जो आपको नहीं आ रहे हैं उन गलतियों पे ज्यादा फोकस करना है। मेरा ऐसा नहीं होता था कि मैंने टेस्ट सीरीज बंद करी और मैं घूमने निकल गया। टेस्ट सीरीज बंद करता था, आपका पूरा एनालिसिस आता है उसमें, आपने जो डाल रखा है, एक्यूरेसी आती है और आपने आप कहाँ लैंड करते हो, एवरेज में लैंड करते हो, टॉपर्स में लैंड, सब बताते हैं। तो उसको मैं पूरा यूज करता था। अब मैंने पैसे दिए, मैं यूज करूंगा सर। 100%। हाँ, बहुत कम बच्चे यूज कर पाते हैं जो टेस्ट दे के बाहर निकल गए। और मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं कि जब तक आपने टेस्ट दिया और टेस्ट देने के बाद में आपने सेल्फ एनालिसिस नहीं किया, अपना इंप्रूवमेंट नहीं देखा, अपना एक्यूरेसी रेशियो नहीं देखा, उस टेस्ट का रिजल्ट ही नहीं मिलेगा आपको एक्चुअल में। बिल्कुल, डेफिनेटली सर। तो मैं जितना टेस्ट को टाइम देता था ना, एटलीस्ट उसका आधा टाइम मैं उसको एनालिसिस करने में लगाता था, गलतियों को रिकॉर्ड करता था, उन पे रिसर्च करता था कि उससे मिलते जुलते और क्या सवाल बन सकते हैं। तो ऐसे करके मेरा पूरा फोल्डर रेडी था, माय मिस्टेक्स 300 क्वेश्चंस के नाम पे, और उसमें 300 सवाल थे पूरा आपकी टेस्ट सीरीज से। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। मैं अपनी एक्यूरेसी नोट करता था हर टेस्ट सीरीज में कि मेरी एक्यूरेसी कहाँ पे जाती है। मेरा एक रूल था सर कि अगर मुझे सिलेक्शन पाना है तो मेरा 80-90 का एक रूल था। 80 प्लस में क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा और 90 प्लस में एक्यूरेसी लेके आऊंगा, तभी जाकर मैं कहीं सिलेक्शन पे लैंड करूंगा। क्योंकि जब ये रेशियो बनता है ना 80-90 का, तो आप 75 के समथिंग बैठते हो। और पिछले इंटरव्यू में भी आपने उनसे जब मनोज सर से बात करी थी तो उन्होंने बताया था कि लास्ट रिकॉर्ड में हमें दिखाया कि 75 इज अ गुड स्कोर। तो मैंने वो 80-90 का रूल हमेशा हर मॉक टेस्ट में कोशिश करी कि मैं उसको फॉलो अप करूं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, और आपके चैनल के थ्रू ही मैं बताना चाहता हूं बच्चों को कि आप सिर्फ टेस्ट सीरीज मत लीजिए, आप उनको प्लीज एनालिसिस करिए। उसमें इतना मेहनत लगी है उस सॉफ्टवेयर के ऊपर, सब कुछ बताया गया है, तो उसका फायदा उठाइए। एग्जैक्टली, यस, वेरी गुड। ये बहुत कम स्टूडेंट्स करते हैं। तो स्टूडेंट, आप डेफिनेटली इस वीडियो को देख रहे होंगे और जो भी टेस्ट सीरीज आप जहां से भी लें, उस टेस्ट सीरीज का एनालिटिक्स सब जगह आजकल दिखता है। बहुत एडवांस सिस्टम है सब जगह पे। जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे, अपनी गलतियों पे काम नहीं करेंगे, जैसे एक तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा कि बेसिकली अगर आप 3000 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो 3000 में से 10% क्वेश्चंस ही ऐसे होंगे जो आपको परेशान कर रहे होंगे, और उन क्वेश्चंस को आपने कोई बुक से पढ़ रहे हो तो बुक में मार्क कर लो,
आपने लैपटॉप से दिया तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, लेकिन वो क्वेश्चंस आप वापस जो है जब तक नहीं देखोगे, वो जो मिस्टेक से जो आप कर रहे हो उसको इम्प्रूव नहीं करोगे, तब तक सिलेक्शन आपका नहीं होगा। ये बहुत बढ़िया तरीका, वेरी इंप्रेसिव दिव्यांश, मजा आ गया यार। तो मैं इसी से बताना चाहता हूँ, मेरी ये जो वॉल दिख रही है ना आपको, इसमें बहुत सारे कागज लगे हुए हैं। यस यस यस। यहीं पर लिखा है सर, पहला पॉइंट आपको दिख नहीं रहा होगा। हाँ। ये मेरा टारगेट था आखिरी के 10 दिनों में। ये मैंने लिखा है 300 MCQs पास्ट मिस्टेक, और उसके आगे बॉक्स है कि मैंने वो टिक किया नहीं किया, तो वो तो टिक हो चुका है। तो मेरे आखिरी दिन का 10 दिन का प्लानर ये लिखा हुआ है एक पन्ने में, इतने मॉक टेस्ट करने हैं, इतने मुझे पास्ट मिस्टेक्स देखनी है, और पीवाईक्यूज मुझे कितने करने हैं। तो पूरा एक प्लान रेडी था सर। मैं सही बता रहा हूँ, मुझे लगता है मेरा एडवांटेज ये था कि मेरी प्लानिंग अच्छी थी। एग्जैक्टली। और वो बहुत जरूरी है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, पर मेरी प्लानिंग ने मुझे डेफिनेटली बहुत हेल्प। प्लानिंग भी आपने देखो ना, आप स्मार्ट तरीके से किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है। हम हमारा एक फ्रेंड जो है वो चैट जीपीटी को बना सकते हैं, नो डाउट। जिस लेवल पे हम सोच रहे हैं, हम 10% सोच रहे हैं, वो 100% सोच रहा है। आप उसको अपने इनपुट्स दो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से उसको बताओ कि ये टारगेट है, ये सिलेबस है, और उसको जब आप पूरा ट्रेन करके आप उससे सवाल पूछोगे या उससे कुछ भी आप शेड्यूल उससे चाह रहे हो, कैसे कवर करना है ये चाह रहे हो, वो सब चीज़ों के आंसर देगा। तो ये सही तरीके से प्लान करना, लास्ट 10 डेज की भी आपने प्लानिंग कर रखी है, उसको चिपका रखा है। ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं ना, यही एक्चुअल में सिलेक्शन दिलाती है स्टूडेंट्स को। ये बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ रहे हो लेकिन कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, और जो मिस्टेक्स है उस पर एनालिसिस नहीं है, लास्ट 10 डेज में रिविजन कैसे करोगे उसकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, तो सिलेक्शन नहीं होगा। कौन, मतलब वही बात है कि केवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। यस डेफिनेटली, ये है प्रॉपर प्लानिंग से सिलेक्शन होता है। अब 2018 से 2023 तक आप खुद एक टीचर भी रहे थे, आपने पढ़ाया भी है, जयपुर गुड़गांव जैसे शहरों में दूसरों को पढ़ाया। तो एक टीचर से वापस एक स्टूडेंट का माइंडसेट आना, ये भी एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो होता है। तो खुद के लिए पढ़ना कितना मुश्किल था आपके लिए, या आसान रहा? सर आसान ही था सर। मतलब मैं तो अपने आप को हमेशा से ही लर्नर समझता हूँ। मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ अ सब्जेक्ट। मैं भी सीख रहा हूँ और मैं अपने साथ किसी और को भी सिखा रहा हूँ। तो मेरे अंदर वो लर्निंग माइंडसेट हमेशा से था। कोई भी मतलब यूट्यूब पर अगर पढ़ाता है तो मैं फिर बच्चा ही बन जाता हूँ 18 साल का, कि मैं पढ़ रहा हूँ भाई, जो बोलेंगे उनको फॉलो करना है। और मेरा ये था ना सर कि मैंने मल्टीपल चैनल्स से नहीं पढ़ा था। मेरे कुछ ही चैनल्स थे स्पेसिफिक, और उसमें से आरपीएससी अड्डा वाज ऑलवेज। तो मैं यूट्यूब खोलूंगा, उनकी वीडियोस दिखेंगी, नोटिफिकेशन आएगा तो मैं भागूंगा अपने स्टडी रूम में कि यार लाइव हो गई है। मेरा हमेशा टारगेट था कि जब ये लोग कर रहे हैं, जब ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो अगर मैं ही नहीं करूंगा या हम एस्पिरेंट्स नहीं करेंगे तो कैसे होगा सिलेक्शन। तो मैंने एक ही चैनल को अपना मैक्सिमम पॉइंट ऑफ सेंटर बनाया था, और फिर मैंने उसको ब्लाइंडली फॉलो किया। मैं स्टूडेंट्स को भी कहना चाहता हूँ कि आप मल्टीपल चैनल्स को ब्लाइंडली मत फॉलो करो, पर अगर आपने एक चूज कर लिया है, किसी को भी चूज कर लिया है, एक आपने रिसर्च कर लिया कि मुझे यहाँ से बनना है, फिर लॉक इन हो जाओ, फिर आप ब्लाइंडली उस चीज को फॉलो करो। फिर मत सोचो कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, इसको छोड़ देते हैं। अरे अगला बंदा पढ़ा रहा है, इतने सालों से पढ़ा रहा है, उन्होंने इतने पास्ट ईयर पेपर्स को देखा है, तो वो कोई भी चीज फालतू में नहीं बोलेंगे। मैं यहीं पर ना एक और आपको बताता हूँ, लास्ट में आपको येलो में दिख रहे होंगे ना, ये सारे के सारे वो नाम है जो मैं सर उनका नाम भूल रहा हूँ, वो बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाते थे, ललित सर। यस ललित सर। ललित सर बार बार बोलेंगे कि पीएफ ड्रकर ने बोला था, ये बोला था, वो बोला था, इतनी बार बोला उन्होंने कि वो मैंने फिर लिख ही लिया। मैंने कहा इसको लिख लेता हूँ भाई। और सर एक्चुअली में इतने क्वेश्चंस फंसे उससे, हु सेड हुम करके आते हैं ना क्वेश्चन, ये बात किसने कही थी, वो सारे उन्होंने बताए थे। मैक्स वेबर ने कौन सी थ्योरी दी थी, वो सब बताए थे। वो छोटे छोटे मैंने यहाँ पे लिख दिए थे। ये नाम ये सर बहुत बार बोल रहे हैं, अभी ये इतनी बार बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है इंपॉर्टेंट रहा होगा। तो मुझे काफी हेल्प मिली उन रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशन से जो मेरे माइंड में बार बार फीड करी गई। कोई नॉर्मल एस्पिरेंट होगा वो वीडियो बढ़ा देगा, बोलेगा तो मैंने पहले भी देखा, इसको छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। पर वही रिपीटेशन ना आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। एग्जैक्टली। और ये एक बहुत अच्छा जो है वो आपने यहाँ पे बात बोली है कि, और मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता भी हूँ कि आपको एक टारगेट तक पहुँचने के लिए किसी न किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत तो पड़ेगी। जिस भी प्लेटफॉर्म को आप चूज कर रहे हो, उसको चूज करने में आप 5 दिन लगा दो, वो टाइम वेस्ट नहीं है, वो टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने पूरा रिसर्च करके अगर एक
प्लेटफॉर्म को चूज कर लिया ना, बस उसके बाद उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट आपको करना है और गाड़ी की स्टीयरिंग कंप्लीटली उनको संभाल देनी है और गाड़ी के पीछे रिलैक्स होकर बैठ जाना है कि हाँ मैं एक परफेक्ट जो है वो ड्राइवर के साथ बैठ गया हूं जो मुझे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, उनको हमेशा से लगता है कि क्योंकि वो रिसर्च करते ही नहीं है, पहले दिन देखा पसंद आ गया तो चलो ठीक है इनको फॉलो कर लेते हैं, फिर रिसर्च चलती रहती है, फिर ये भी पसंद आया इसको भी कर लेते हैं, तो बेसिकली वो मल्टीपल चैनल्स को देखते रहते हैं, डिफरेंट चैनल के एमसीक्यूज देखते रहते हैं। तो वो नहीं करके लिमिटेड करो, जहां भी हो सकता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है या आपको समझ में एक प्लेटफॉर्म से नहीं आता है इसलिए रिसर्च करने के लिए बोला जाता है, लेकिन एक बार जहां कर ली ना बस उसको पकड़ के चलो क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है। जब टीचर कोई भी यूट्यूब पे आता है, हम आज यूट्यूब पे आते हैं, जैसे मेरी परसों ही कल आपने देखा होगा, अब आप तो खैर देखने का काम नहीं पड़ता होगा अब यूट्यूब को लेकिन ये सर अभी राजस्थान में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो पीजीटी कॉमर्स का जो एग्जाम होता है उसके लिए अकाउंट्स की एक मैराथन थी जो 7.25 घंटे की भावेश सर ने ली थी, बहुत जबरदस्त वो ली थी। और तो उसके लिए बैकएंड में कितनी मेहनत होती है। मेरी फ्राइडे को क्लास है तो अब टीम जो है वो कंटेंट बना रही है, मुझे वापस एक बार वो क्वेश्चन देखने हैं, फिर ये सोचना है कि यार इसका मैं एक्सप्लेनेशन किस तरीके से बच्चों को दे सकता हूं कि बच्चे का पूरा 360 डिग्री पे पूरा जो है वो एनालिसिस हो सके। तो इतनी जब मेहनत हम लोग कर रहे हैं तो बस आपको ये होना चाहिए कि यार ये जो कर रहे हैं ना ये परफेक्ट कर रहे हैं, इन्हीं को फॉलो कर लूंगा तो मेरा काम जो है वो हो जाएगा। यस। अब इसमें पेरेंट्स का कितना सपोर्ट था, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि हम हमारे बेस पर डिसीजन नहीं ले सकते। एक अच्छी सैलरी है, जॉब है एक अच्छी, और उसके बाद में छोड़ के एक अनसर्टिनिटी वाला डिसीजन हम ले रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा है, आपके मदर का? पेरेंट्स का तो पूरा फुल सपोर्ट ही रहा है मेरे को। मतलब मैंने जो भी कहता था वो सर ओनली चाइल्ड सर तो ज्यादा तो उनके पास ज्यादा ऑप्शन भी नहीं थे। मतलब मैंने उनको समझाया कि और ऑलवेज दे वर इंक्लाइंड टू दिस दैट टू गवर्नमेंट निकाल जो निकालना चाहिए। सो वंस दैट अपॉर्चुनिटी केम, थोड़ा सा सर डर तो रहता ही है कि पिछली बार नहीं हुआ था, इतनी उम्मीदें बढ़ गई थी फिर भी नहीं हुआ था, बट उन्होंने वो भरोसा दिखाया सर और उसी का रिजल्ट था कि मैं कर पाया। मतलब मैं सर लेट नाइट स्टडी करता था, मतलब मेरे को दिन में समझ में नहीं आता था तो मैं रात के मतलब शाम के 7-8 बजे बैठता था टिल मॉर्निंग 9 तक। तो मेरी पूरी नाइट स्टडी चलती थी। तो उसमें मॉम का मुझे हेल्प करना, पूछना, कॉफी बनाना, खिलाना, वो सब रहता था। तो पेरेंट्स ने अपने साइड से तो कुछ भी कसर नहीं छोड़ी और इसलिए वो प्रेशर भी कभी फील नहीं हुआ कि यार मैं तैयारी कर रहा हूँ। इट वाज अ जॉयफुल जर्नी। वरना होता है काफी बार सुनने को मिलता है घर बैठा है ये वो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ सर। जो बोला वो मिला, हाथ में मिला और बोला कि अब जो करना है तू कर, तेरे पे पूरा भरोसा है। तो दे वर लीस्ट कंसर्न ये क्या करता है, कब पढ़ता है, दे वर कंसर्न अबाउट इट एट ऑल, मतलब बिल्कुल भी नहीं थे। पूरा भरोसा दिया और तभी वो मेरे अंदर भी आया कि आई हैव टू शो देम दैट आई एम वर्थ इट। यस। स्कूल में कैसे थे आप परफॉर्मेंस, मतलब एक टॉपर ही थे, एकदम टॉप बेंचर, या फिर एक एवरेज स्टूडेंट थे? सर मेरे 12th में मेरा मतलब रिजल्ट से आपको समझ में आ जाएगा। मेरे अकाउंटेंसी में 95 थे, बिजनेस में 95 थे, इंग्लिश में 93, 92 थे। मेरी मैथ्स और इकोनॉमिक्स हमेशा से खराब थी सर। मेरे मैथ्स में 50 मार्क्स आए थे और इकोनॉमिक्स में मेरे कुछ 80s में आए थे। मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग वेरी गुड नंबर्स, क्योंकि उस टाइम पे ना डीयू का एडमिशन आपके 12th पे होता था। तो आई थॉट आई वुड गेन दैट, पर मेरी इकोनॉमिक्स सर हमेशा ऐसी अच्छी नहीं थी। पर ऑल दो जब मैं ग्रेजुएशन में गया तो मुझे इकोनॉमिक्स में ही गोल्ड मेडल मिला था। तो वो अच्छा भी रहा। बाद में मुझे इकोनॉमिक्स इंटरेस्टिंग बहुत लगती है, बट मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ चीजें कि ग्राफ ये अपवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, थोड़ी बहुत चीजें कंफ्यूज हो जाती हैं। तो इकोनॉमिक्स मेरा थोड़ा वो था, बट ओवरऑल में स्टडीज में नॉर्मल था, बच्चा अबव एवरेज था। एंड मैं बाकी मेरे को बहुत चीजों का शौक था। मैं बैंड में था, मैं ड्रमर था, मैं डांस करता था, वो तो बहुत चीजें, टेबल टेनिस खेलता था। तो सब चीजें करी हैं सर, पूरा एंजॉय किया है मतलब अपना स्कूल टाइम विद बैलेंसिंग स्टडीज एज वेल। यस। अभी 90 डेज की जो जर्नी थी, अब क्योंकि मुझे लगता है कि एक फ्रेंड सर्कल होगा आपके पास में, कुछ अच्छे फ्रेंड्स होंगे। अब 90 डेज में जब ये पूरा जर्नी चल रही थी, एक टारगेट लेके चले थे, ऑलरेडी पहले
जो अनसक्सेस हुए थे उसका एक प्रेशर था, वापस यहाँ पोस्ट कम थी उसका भी एक प्रेशर है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने दोस्तों को फोन किया, ले यार चल यार आज पढ़ाई नहीं हो रही यार, चलते हैं, जैसे आप बोल रहे हो कि थोड़ी दूर जाके एक अच्छा पहाड़ी आदि जो है वो दिख जाती है, तो चल वहां जाके मैगी खा के आते हैं, ऐसा कुछ? सब बिल्कुल किया है मैंने, और आप बिलीव नहीं करोगे सर, मैं वो भी करता था और फिर आता था घर और फिर मैं पढ़ता था। तो मतलब मेरा ये था कि पढ़ाई छूटनी नहीं है भाई, तो चाहे खा के आ कुछ भी करके आ, बस पढ़ाई नहीं छूटेगी। तो मैंने ऐसे भी दिन देखे हैं, मैं अपना जैसे मुझको चिल करना है एक दिन, बहुत टाइम हो गया है, दोस्तों को बोला यहाँ मैगी पॉइंट बहुत फेमस है सर, आप आएंगे आपको मैं जरूर ले जाऊंगा सर, बहुत फेमस है मैगी पॉइंट, तो प्लीज आप पहले तो उत्तराखंड प्लान करिए। नहीं मैं पक्का प्लान करूंगा, अब मुझे इच्छा हो रही है जाने की। तो वहां से पूरा घूम फिर के सब करके घर आके मेरा ये था पढ़ना तो है, एवरी सिंगल डे आई वुड बी स्टडिंग फॉर एटलीस्ट 8 to 10 hours। वो कभी कभी 6 भी हो जाएंगे, 4 भी हो जाएंगे, पर कम से कम 4 तो हो रहे हैं। तो आई ऑलवेज सॉ द ग्लास हाफ फुल, कि थोड़ा बहुत भी करना है बट कंसिस्टेंसी कभी भी बिगड़नी नहीं चाहिए। और अक्सर मैं अकेले पढ़ता था, मतलब काफी लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मेरा स्टाइल बिल्कुल अलग था। आई वाज अ लोन वुल्फ, किसी से मेरा कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था कि तू क्या कर रहा है मैं उतना कर लेता हूँ, कुछ भी नहीं। मेरे बस ये 2 टारगेट थे, ये ईशान और सागर कौन है बताओ। ये हमेशा नंबर 1 नंबर 2 भी दिखते हैं। मैंने कहा ये तो पागल होंगे, मतलब ये तो बहुत ही पढ़ दे रहे हैं, और मैं बहुत पढ़ रहा था, तो मेरे को लगा कि ये कुछ गजब ही कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ मतलब मैं भी देखता था कि जो हम टेस्ट बनाते हैं और जो भी टेस्ट होता था उसमें हमेशा टॉप पे यही 2 स्टूडेंट दिखते थे। मैंने कहा भाई ये तो हमेशा, मुझे उस समय लग गया था कि मैंने कहा यार ये स्टूडेंट इस बार अब आरपीएससी अड्डा को रैंक देंगे, ये हमारे स्टेट टॉपर होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल रैंक छोड़ते ही नहीं थे और जबरदस्त मेहनत करते थे। और बहुत अच्छा, सागर से तो बात मेरी रेगुलर बेसिस पे होती रहती है, बहुत अच्छा है और इस तरीके से है, तो ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो उन्हीं को मैंने सोचा था कि इन्हीं को टक्कर देनी है, अपने लेवल के लोगों से मैं क्या करूंगा, वो तो मुझे वही रखेंगे। तो मैंने कहा ये 2 महारथी हैं। जब मेरा टेस्ट अच्छा होता था ना सर, मेरे को लगा वाह यार आज मजा आ गया टेस्ट में, वो मैं चेकआउट करता था तब भी ये 2 नाम ऊपर दिखते थे। तो मैंने कहा यार क्या करूं मैं कि मेरा भाई अच्छा रैंक आए, तो वही आपको मोटिवेट भी करेगा। यस, वहां से डिमोटिवेट नहीं होना है। बहुत सारे स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मेरा नहीं आ पा रहा है, मेरा होगा या नहीं होगा, लेकिन वही मोटिवेशन का पॉइंट है कि यार मुझे वहां तक पहुंचना है, ये लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लड़कों में तो कुछ ज्यादा होता है, लड़के ना कंपटीशन को बहुत सीरियसली लेते हैं कि कैसे आगे निकल गया तू, मतलब कैसे कुछ भी चीज हो, चाहे वो है ना, नहीं होना भी चाहिए, वो पॉजिटिव वे में कंपटीशन जरूर होना ही चाहिए, तभी एक अच्छा मोटिवेशन जो है वो मिलता है। तो ये जो 90 डेज थे इसमें बेसिकली अब टाइम बहुत कम था, जैसे अपन बार बार बात कर रहे हैं, तो इसमें बेसिकली आप प्रेशर कुकर के ऊपर बैठे हुए, इतना ज्यादा प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर था, तो क्या रूटीन जो है वो रहता था? जैसे आप बता रहे हैं कि मैक्सिमम रात को ही पढ़ते थे, फिर भी दिन में क्या रूटीन को सेट कर रखा था आपने? दिन में तो सर मैं सोता था, मतलब उसके बाद करा सो गया, फिर मुझको कुछ 2-3 घंटे मिलते थे, उसमें मैं रिलैक्स करता था, चिल करता था। मुझे वेब सीरीज देखने का बहुत शौक है, मैं वो देखता था। 90 डेज में वेब सीरीज देखी है आपने? हाँ सर मैं देखता था, मतलब मैं कोई नई शुरू नहीं करता था, पर क्योंकि मैं जब खा रहे हैं या कुछ चिल करना है तो मैं वही पुरानी चीजें देखता था जहाँ मेरा दिमाग ना लगे, मतलब वो पैसिव मोड में देख रहा हूँ मैं, पर कुछ चल रहा है, बस वाली चीज थी। बाकी मैंने इंस्टाग्राम शायद हटा ही दिया था अपना, सोशल मीडिया से तो बिल्कुल दूर था मैं, क्योंकि आप एक बार तो बस ये अब मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि जब पता है 90 डेज है, पता है लिमिटेड पोस्ट है और सेलेक्ट हर हाल में होना ही है, और सोशल मीडिया आज के टाइम का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है एक्चुअली, तो कैसे इसको मैनेज किया आपने? सब मैंने हटा ही दिया था, मैंने कहा इसको मैं हटा दूंगा। मैं ऐसा ग्राउंडेड हो गया था, मतलब मैंने काफी शादियां मिस करी हैं, मैंने दोस्तों से, मैंने सबको बोल दिया था मैं भाई हुई नहीं यहाँ पर। मैं मेरा सर्कल ऐसा है ना कि मैं अगर शहर में आ गया तो लेने आ जाते हैं मुझे बस अड्डे पे कि अब चल, मैं घर नहीं पहुंचता हूँ, पहले मैं मैगी पॉइंट चले जाता हूँ। तो मैंने बताया ना हुई नहीं भाई यहाँ पर, मैं तो कहीं पुणे बैठा हूँ, कभी कुछ बोल दिया और फोन मैंने उठाया नहीं, बिजी चल रहा है शेड्यूल। वो एक आपको फेक दुनिया बनानी पड़ती है अपने आसपास, क्योंकि आप इतने स्ट्रॉन्ग तो हो नहीं कि
अब ये किसी को नाराज भी नहीं कर सकते सर कि भाई मैं मिलने नहीं आ रहा, बोलेंगे तुझे बड़ा वो 30 हाँ हाँ, सही है सही है सही है। तो एक फेक दुनिया मैंने अपने आसपास बनाई, मैंने इंस्टा हटा दिया। लोगों को भी लग रहा होगा बड़ा डिप्रेस चल रहा है आजकल। जो सोचना है सोचे भाई। मेरे को तो अकेला एकांतपन मिल रहा था, तो मैं उसी में तैयारी करी। तो सोशल मीडिया तो डेफिनेटली सर आप सही कह रहे हो, हटना पड़ेगा। सोशल मीडिया में कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। फायदा ही नहीं हो रहा है। टेलीग्राम में फायदा हो रहा होगा, व्हाट्सएप में हो रहा होगा, यूट्यूब में हो रहा होगा। बस ये 3 चीजें हैं जरूर जो स्टूडेंट के पास में होनी चाहिए एग्जाम टाइम पे भी। यूट्यूब आपकी काम का है, टेलीग्राम में भी कुछ अगर आपको नोट्स मिल रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट वो आपके काम का है, और व्हाट्सएप है। बाकी ये जो रील है मैक्सिमम, जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जहां पे बहुत ज्यादा टाइम जो है वो एक बार आप स्टार्ट करते हैं तो बस वो चलता ही रहता है, पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा 1 घंटा कब हो गया। तो उनको तो बिल्कुल हटा देना चाहिए आप लोग। बिल्कुल सर मेरी तो इंस्टाग्राम मैंने हटाया, कोई पोस्ट नहीं था। 3 महीने बाद पोस्ट डाला मैंने, सिलेक्टेड इन यूके SSSC। ग्रेट। अब भाई कोई कुछ पूछेगा ही नहीं कहाँ गायब था क्या था, तो एकदम बड़ा धमाका कर दो और फिर सब सही हो जाता है सर। सारे दोस्त मिलते हैं, सब सही हो जाता है। मैं तो बोलना चाहूंगा सर अपने एस्पिरेंट्स दोस्तों को भी कि ये मत सोचना किसी को बुरा लग रहा है, कुछ लग रहा है, तुम्हारी जंग है। मतलब होता है ना, आप किसी कंपनी में फंसे हो, आपको लगता है मुझे कंपनी का लॉयल्टी दिखानी है। अरे अपना भला करो भाई। तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हें कहीं से निकल कर कहीं और पहुंचने का मौका मिल रहा है, तो चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कोई आपके, मतलब ये थोड़ी सी सेल्फिश अप्रोच है, पर मैं मान के चलता हूँ कि अपना फायदा देखो, 100%। अपना पहले फायदा करो, तभी आप दूसरों का भी कर पाओगे। आप खुद परेशान रहोगे लाइफ में, खुद उदास हो, डिप्रेस हो, आपके आसपास के लोग भी खुश नहीं रहेंगे। तो पहले अपने आप को बेस्ट पोजीशन में लेके आओ, उसके बाद 100% सेल्फिश होना भी बहुत जरूरी हो जाता है। आपको इस पॉइंट से निकलना ही पड़ेगा कि वो क्या सोच रहा होगा। मैं नहीं जाऊंगा शादी में तो रिलेटिव क्या सोचेंगे, मैं नहीं जाऊंगा दोस्तों से मिलने तो दोस्त क्या सोचेंगे, मैं जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाऊंगा तो मेरे ऑफिस में जो कलीग्स हैं या जो मेरा बॉस है वो क्या सोचेगा। आपको अपने बारे में सोचना ही पड़ेगा और सेल्फिश होना ही पड़ेगा। दूसरों की सोचोगे तो मुश्किल होने वाली है आपके लिए। यस 100%। अब इसमें जिस दिन आपका रिजल्ट आया तो उस दिन का भी एक मोमेंट मैं थोड़ा सा कैप्चर करना चाह रहा हूं कि क्या मोमेंट था और किस तरीके से आपने रिजल्ट देखा, देखने के बाद में क्या एक्सप्रेशन थे, इसके बारे में बताओ। सर मैं जी सबके साथ हो रहा होगा जिन्होंने भी एग्जाम दिया था। हर दिन वो यूके SSSC की साइट खोलते हैं, देखते हैं कुछ आया नहीं आया, वो हर दिन होता था। तो वो भी एक ऐसा ही शाम थी, दिन का समय था एक्चुअली, और मैं अपने बेड में था, मैंने फोन खोला, मैंने देखा तो आ गया था रिजल्ट। ओके ठीक है। अब मैंने PDF किसी ने बताया नहीं, आपको ही पता चला? हाँ, मैं ही इतने बार देख रहा था कि मुझे पता चलना था वो, मतलब ऑल तो थोड़ा पहले आ गया था, पर मैंने खुद ही फाइंड आउट किया। ठीक है। तो मैंने PDF खोली, मैंने पहला रैंक देखा, मैंने पहले मार्क्स देखे, मैंने कहा तेरा भाई नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने जब निकाला था ना अपना, मैंने अपनी नंबरिंग करी थी, आंसर की आ गई थी, आपके चैनल में भी आप लोगों ने आंसर की बता दी थी, तो मैंने उस हिसाब से अपने नंबर निकाले, तो मेरे नंबर डाले थे 74 समथिंग, 74.75। ओके। तो जैसे मैंने वो 80s में देखा ना, मेरे माइंड में सेट था सर मेरी जनरल कैटेगरी है, मेरी 19 सीटें थी, बस 55, 50, 60 सब छोड़ दो मेरे पास। अच्छा, आपके लिए 19 थी, तो आपके माइंड में तो वही चलता होगा कि 19 में से एक चाहिए मुझे। मेरे को तो 19 चाहिए, मेरी तो जंग कभी 50-55 में थी नहीं, कभी थी नहीं, 19 थी। और मैंने थोड़ा कॉम्बिनेशन लगाया था कि जितना भी हाईएस्ट मार्क्स होंगे ना, उससे 10 मार्क्स नीचे में कट ऑफ बंद हो जाएगी। मतलब मैंने सोचा था कि मैक्सिमम 10 जाएंगे, 5 भी जा सकते हैं। आपने कितनी बार देखा होगा 80 ऐसे भी आते रिजल्ट, तो 2-3 नंबर में आपकी कहानी खत्म हो जाती है। मैंने कहा यार ये तो 80s में है भाई, तेरे तो 74 में है, कहाँ आएगी बात। मैंने फिर भी देखना शुरू किया बहुत बार रीचेक किया सर, मेरा ही नाम है, मेरे ही पिताजी का नाम है, क्या है, सब चेक किया मैंने, तो मैं 80 में दिख रहा था। अभी भी मैं खुश नहीं रहा सर, क्योंकि जो मैंने काउंटिंग करी थी जनरल सीटों की वो 19 थी, और 18-19 मुझे ना वो पुराना ट्रॉमा याद आ गया कि भाई तूने पहले बहुत सेलिब्रेट कर लिया था, इस बार भी कुछ ऐसे ही होगा कि थोड़े से रह गया, एक रैंक ऊपर नीचे में बात खत्म हो गई। तो मैं इतना खुश भी नहीं था सर, मैंने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया। मुझे कम से कम 2 दिन लगे प्रोसेस करने में, जब आप लोगों ने वीडियोस से बताया कहाँ सेफ जोन है, कौन सेफ है कौन नहीं है, किसको सोचना चाहिए, तब थोड़ा जान में जाना है कि हाँ सेफ जोन है। तो वो दिन मेरा इतना सेलिब्रेशन वाला था नहीं,
मैं तो कह रहा हूँ इनफैक्ट अभी भी कोई सेलिब्रेशन वाला दिन है नहीं सर, हमारी पोस्टिंग नहीं हुई है अभी। हाँ अभी अब नहीं हुई है, सोचिए, अभी नहीं हुई है। मतलब अभी भी लोग कह रहे पार्टी दे पार्टी दे, मैं कहा भाई मैं तो पैसे ही नहीं कमा रहा हूँ 1 साल से, 1 साल होने वाला ना सर इस बात ओह को। यस, 1 साल होने वाला है इस बात को। यस यस यस। नोटिफिकेशन केम, इट्स बीन 1 ईयर, और तैयारी के बाद रिजल्ट आया तो फिर होता है ना कि अब जल्दी जल्दी चीजें होंगी, कहाँ कुछ ज्वाइन करें, और कुछ ज्वाइन करें तो कौन हमें रखेगा 3 महीने के लिए, 2 सही महीने के बात है, लिए। सही बात है। तो ये 1 साल की बेरोजगारी ऐसी लग रही है ना सर, हाँ। अभी भी मतलब वो खुशी नहीं मिल रही है। अब वो अल्मोड़ा की वादियों में मिलेंगी खुशियां जो हाँ। नहीं आप सागर से ही मेरी बात हुई थी, बोले अभी तक सर पोस्टिंग जो है वो दे नहीं रहे, प्रोसेस जो है वो चल रहा है, देखो कब जो है वो देते हैं। तो पहला फोन आपने किसको मिला है जैसे ही पता चला सिलेक्शन हो गया है? मैं ये पीडीएफ भेजी पिताजी को, मैंने कहा देखो रिजल्ट आ गया है। वो भी ऐसी मेरी तरह ही थे, वो भी स्केप्टिकल, हुआ नहीं हुआ, फिर अच्छा ये कुछ इतना नहीं हुआ। वो तो 2-3 दिन बाद सर थोड़ा जब आप लोगों ने भी हमारे चेहरे दिखाने लग गए तो हमने कहा इनको भरोसा है भाई, हमें क्यों नहीं हो रहा भरोसा। तो मैंने फिर सेलिब्रेट फिर रखना, मैंने डालने पोस्ट शुरू कर दिए। तब जाके फिर मेरी मॉम गई थी सर, वो एक वो होता है ना, मतलब सारे मंदिर घूमते हैं इंडिया के वाले, कुछ होता है, तो मम्मी वहां गई थी, तो मम्मी घर पे नहीं थी, तो मम्मी को भेजा मैंने। तो मम्मी कह रही मेरी पूजा सफल रही है ना। सही बात है, सही बात। पूजा रही सब। यस यस यस। तो ऐसे ही मोमेंट था सर वो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब पहाड़ी में क्षेत्र में आप रहते हैं तो फूडी तो अच्छे होंगे मेरे हिसाब से आप। सर दिख ही रहा होगा सर आपको। नहीं नहीं नहीं, दिख तो मेरे अंदर रहा है, आपके अंदर तो कम दिख रहा है। बहुत फूडी हूँ सर, बहुत जॉली नेचर है सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको उत्तराखंड आना चाहिए सर। नहीं नहीं नहीं, और नहीं। पहले आप हल्द्वानी आएंगे सर। पहले हल्द्वानी आना पड़ेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ। कि ये तो करना आप ही। आए होगे सर उत्तराखंड पहले? उत्तराखंड में मैं लास्ट 2 साल पहले जिम कॉर्बेट आया था। अच्छा। हाँ जिम कॉर्बेट आया, हमारे पास है सर। पास है। हाँ तो जिम कॉर्बेट आया, जिम कॉर्बेट से फिर ऊपर नैनीताल गया। तो इस तरीके से 4-5 दिन का ट्रिप था। पर हाँ सर आपको ले जाएंगे ऐसी जगह जहाँ पे लोग जाते नहीं है, मतलब वैसी जगह चाहिए होती है यार एक्चुअल में। मतलब वहां पे आपको पीस मिले, सब कुछ है वहां पे, बस भीड़ नहीं होगी, बस वही नहीं चाहिए। मिलेगा, ताल मिलेगा, खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। भाई वहां पे इतनी भीड़, इतनी जनसंख्या नहीं होगी, तो आप वहाँ एंजॉय कर पाओगे। हाँ तो ये पहाड़ी जगह में जाने का मजा ही अलग है। जैसे ना गोवा है, अब गोवा मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन में से है कि मैं 6-7 बार चला गया। मैं स्टार्टिंग 1-2 बार ही नॉर्थ गया, अब मुझे शांति चाहिए होती तो मैं नॉर्थ जाता ही नहीं, मैं साउथ ही जाता हूँ ओनली, क्योंकि साउथ में लोग आते नहीं, वहाँ कुछ हैपनिंग है ही नहीं। 8 बजे मार्केट बंद हो जाता है तो वहाँ मैक्सिमम फॉरेनर्स ही आते हैं। तो अब क्या होता है, इस तरह से लाइफ स्टाइल है, दिन भर इतने पजल रहते हैं, तो अब शांति ही चाहिए होती है एक्चुअल में कि बस जगह मिले। और पहाड़ी में भी जाते हैं तो अभी जस्ट मैं 1-1.5 महीने पहले ही जाके आया मनाली धर्मशाला। अरे वाह। हाँ तो बस वहां पे भी मैक्सिमम होटल्स में ही रुके और मैक्सिमम शांति मिलती है, उसका मजा अलग होता है। प्राइवेट हो तो ऐसे मजे हो सर। मतलब ये ड्रीम जॉब है सर, मतलब इतना घूमने को मिलता है सर आपको। हाँ नहीं घूमने का तो क्या टाइम निकाल लेते, थोड़ा शौक है घूमने का एक्चुअल में, तो थोड़ा सा इसलिए। अब वो एस्पिरेंट जो बेसिकली अभी कई प्राइवेट जॉब में फंसे हुए हैं, 20-25 हज़ार रुपए की, 30 हज़ार रुपए की जॉब कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ में कहीं ना कहीं, तो क्या उनको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने की रिस्क लेनी चाहिए? सर डेफिनेटली लेनी चाहिए, डेफिनेटली ही लेनी चाहिए सर। या मतलब आपके लिए प्राइवेट के दरवाजे हमेशा खुले, आप सोचें ना, उनके लिए हमेशा ही खुले। ये 2-3 महीने का गैप उनके सीवी में कोई बहुत भारी डेंट डालेगा नहीं, पर ये जो वैकेंसीज है सर आप भी जानते हैं सर उत्तराखंड में कितनी आती है, बहुत कम आती है। ये अब कहाँ आएंगी सर? ठीक है, 305 इज अ वेरी बिग नंबर, बहुत बड़ा, और इसमें तो आपको बिल्कुल खेलना चाहिए। यू हैव हाई चांसेस इफ यू पुट योर एफर्ट, इफ यू पुट योर टाइम, तो बिल्कुल आपकी वो प्राइवेट जॉब से ज्यादा ही अच्छा, ज्यादा ही मजा, रिस्पेक्ट और सुकून आपको मिलने वाला है। तो हो सके अगर कोई फाइनेंशियल बाउंडेशन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, तो फुल फ्लेज जाना चाहिए, मतलब छोड़ के सब कुछ छोड़ के फुल फ्लेज उसकी तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका ना सर रियलिटी है ना, आप भी देख रहे होगे, इसमें ज्यादातर निकलते हैं आपके टीचर्स या जो सीए बैकग्राउंड के होते हैं। मैक्सिमम मैंने जितने इंटरव्यू लिए उसमें कहीं ना कहीं वो 11th-12th पढ़ा रहे हैं या इस तरीके से मैक्सिमम लोग वही निकलते हैं। ऑन दी अदर साइड जब मैं डीवी देने गया था तो मैंने काफी लड़कों से मिला जो यंग लड़के थे सर, जिनकी रैंक मुझसे भी ऊपर है, एंड
वो अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के उन्होंने इसके पीछे तैयारी करी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर निकाल रहे हैं या सिर्फ सीए निकाल रहे हैं, आपको प्राइवेट जॉब छोड़नी पड़ेगी। और अगर आप टाइम दोगे तो बच्चों का ना फ्रेश यंग माइंड होता है, ग्रेजुएट्स होते हैं, उनके माइंड में चीजें बहुत ज्यादा फ्रेश होती हैं। तो ऐसा नहीं कि उनको डिसएडवांटेज मिलेगा, उनको भी एडवांटेज मिलेगा। तो डेफिनेटली उनको ट्राई करना चाहिए। 305 ये नहीं आती है, इतनी बार नहीं आती है एक्चुअल में। और अभी तो मैंने कल परसों भी एक वीडियो बनाया था जिसमें बोला भी था कि स्टूडेंट्स आप जो भी कर रहे हो ना, एक बार छोड़ दो, रिस्क तो लेनी पड़ेगी, लेकिन 305 उत्तराखंड एक छोटा स्टेट है, छोटे स्टेट में बैक टू बैक वैकेंसी आना, वापस जो वैकेंसी आ रही है वो 305 पोस्ट पर आ रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मान के चलो अब 2-3 साल तक कुछ भी नहीं आने वाला है, तो इसलिए अब एक अच्छी बिग अपॉर्चुनिटी है। सब कुछ छोड़ के आप लोगों को जो है वो लग जाना चाहिए, स्पेशली ये बहुत काम आएगा। अब वो उन स्टूडेंट्स के लिए भी आप क्या सजेशन देना चाहोगे जो पहली बार, क्योंकि इस बार मे बी कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो फ्रेशर हैं बिल्कुल, और अभी अभी उनका ग्रेजुएशन हुआ है या बीबीए कंप्लीट हुआ है, और वो पहली बार इस गवर्नमेंट एग्जाम को दे रहे हैं, मे बी उनके पेरेंट्स ने बताया होगा, मे बी उन्होंने यूट्यूब वीडियो देखा होगा, उनके लिए क्या सजेशन है? उनको डर लग रहा होगा, पहली बार गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं इसलिए। सर मैं उनको ब्लंटली बोलना चाहता हूँ, शायद बुरा लगे, पर आप अपना दिमाग मत लगाइए। उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, अपना दिमाग मत लगाइए। आप स्मार्ट नहीं हो, आप एक्सपर्ट नहीं हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे आप जैसी संस्थाएं हैं जो ऑलरेडी सालों से, मतलब सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट रिकॉर्ड आप ही का है सर। मैं आपको बताता हूँ, बीच में जब 55-60 पोस्ट आई थी ना, सब गायब हो गए थे। इनको पैसा नहीं दिखा, इनको साफ पता चल गया कि भाई 50-60 पोस्टों में कौन भरेगा, चले जाओ। तो प्लीज ऐसे, मतलब मैं किसी को डीमेल नहीं करना चाहता, बट उनके साथ रहिए जो लंबे समय से हर वैकेंसी को उतना ही बराबर या फिर अपने ज्यादा एफर्ट्स दे रहे हैं साल दर साल। तो अपना दिमाग वहां पे लगाना नहीं है आपको कि यार ये इसको नहीं पता कुछ, भाई हम अपना करेंगे, मत करो, मैंने वो गलती करी है, मैं बता रहा हूँ। अपना दिमाग में लगाना चाहिए। 1-2 साल हो जाए, 1-2 अटेम्प्ट हो जाए तो आप समझ पाते हो वहां पे माइंडसेट को। पर अगर आप फ्रेशर हो और पहले अटेम्प्ट में आपको नौकरी चाहिए, जो कि इस बार भी मिली है काफी लोगों को, 50-60 पोस्ट आई है, काफी फ्रेशर्स हैं इसमें, लड़के लड़कियां मैंने देखे, उनसे मिला मैं। तो अपना माइंड प्लीज मत लगाइए, एक एक्सपीरियंस्ड आदमी को पकड़िए, एक चैनल को पकड़िए, और वो जो कह रहे हैं बस उन्हें करना चाहिए। मैं तो इवन आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लानिंग में बच्चे बहुत पीछे हैं, तो एक आप सेशन प्लानिंग के ऊपर भी ले आइए कि कैसे ये 90 डेज में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कितना करेंगे, अच्छा आप लोग क्या कराएंगे, वो सब मतलब चीजें, ताकि उनको ना वो 90 दिन से डर लगता है। अभी एक्चुअली में ना हर दिन ऐसे निकलता है, वो पैनिक मोड में आपका 1 महीना निकल जाएगा, और जब तक आप फॉर्म में आओगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो आप ही लोग कर सकते हैं सर उनकी हेल्प। तो नहीं, हम तो हेल्प कर ही रहे हैं, लेकिन मैं अपने प्लेटफॉर्म से बोलना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई वो नहीं है कि दिव्यांशु भी अपने लेवल पे जो भी हेल्प हो सकती है वो डेफिनेटली कर रहे हैं। तो दिव्यांशु, बच्चे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं आप बता दो। मैं तो चाहता हूं बच्चे आपसे कनेक्ट हो और डेफिनेटली एक गाइडलाइन जो है वो बच्चों को मिले। आई थिंक टेलीग्राम चैनल भी आपने बनाया है अभी। यस सर। आप तो उसमें मैं अपने पर्सनल नोट्स की फोटोज भेजता हूँ। हाँ। तो बच्चे उसको देखकर नोट मेकिंग समझ सकते हैं, मतलब बहुत चंकी नोट्स नहीं बनाने हैं आपको। मेरे पास ये देखो सर, सिर्फ 4 किताबें हैं, सिर्फ ये 4 किताबें। ओके, इन्हीं में नोट्स है मेरे, एक और वहां पे रखी है, तो इन्हीं में मेरे 6 के 6 यूनिट मैंने डाल रखे हैं। तो बहुत ही सिंपलिस्टिक मैंने नोट मेकिंग करी है। आपको ना चीज पढ़ के समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, उन्हीं को नोट किया मैंने, फालतू बातें कुछ नोट नहीं करी है। तो उन नोट्स को वो देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू कि नोट मेकिंग कैसे करनी है, और या उन्हीं से पढ़ सकते हैं अगर वो चाहे। पर मैं पर्सनली बोलूंगा नोट मेकिंग खुद की होनी चाहिए, खुद की होनी चाहिए, हमेशा खुद की होनी चाहिए। दूसरों के नोट्स आपको लगता है यार नोट्स मिल गए मजा आ गया, एक्चुअल में नहीं। जब तक खुद के नोट्स नहीं होंगे ना तब तक मजा नहीं आएगा। आप एक हेल्प ले सकते हैं कि ओके यार दिव्यांशु ने ऐसे नोट्स बनाए हैं, मतलब इस तरीके से चीजें की जा सकती है। वो एक केवल एक पाथ है ना, चलना उसमें आपको पड़ेगा, तभी एक्चुअल में सिलेक्शन होगा। बच्चे क्या करते हैं आजकल की, ये जमाना इस तरह से आ गया है कि बच्चा केवल सुनना चाहता, लिखना नहीं चाहता, नोट्स बनाना नहीं चाहता। बच्चे कुछ ज्यादा एडवांस हो गए एक्चुअल में। ये ज्यादा एडवांस चीजें जो है वो नुकसान देती है कहीं ना कहीं। हाँ, आप तो बहुत प्यार से बोल रहे हैं इस बात को, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ आजकल के बच्चे अपना दिमाग ना लगाएं। ये स्मार्ट नहीं है, एक भ्रम में, एक डिलुलू में जी रहे हैं कि भाई हमें सब पता है। बट प्लीज फॉलो अ एक्सपर्ट पर्सन, और जैसे कि आपका चैनल,
या किसी भी चैनल किसी को भी जो चैनल, एक्सपर्ट यस है, यस, जो एक्सपीरियंस्ड है, उनके पास जाइए और उनको फॉलो करिए। ये नए बच्चों के लिए है। यस यस यस। अब इसके थोड़ा सा प्रोसेस समझते हैं इस एग्जाम का। इस एग्जाम का जो प्रोसेस है, एक तो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि अभी हम लोग जैसे आरपीएस सीटेट की हम बात करें तो अभी हम लोग 9-10 स्टेट में काम कर रहे हैं, इतनी सारी वैकेंसीज पे काम करते हैं। आप मानोगे नहीं दिव्यांशु, ये अकेली ऐसी वैकेंसी है जिसमें केवल कॉमर्स आ रहा है। बिना जीके जीएस पढ़े, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, इंडियन जीके, या राजस्थान में हो तो राजस्थान जीके, यूपी हो तो यूपी जीके, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी वैकेंसी है हर एग्जाम में। यूजीसी नेट जैसे एग्जाम में भी आप देखो कि कहीं ना कहीं वो जो पेपर 1 है जो सभी के लिए कंपल्सरी होता है वो परेशान करता है। इसमें तो मतलब ये क्या ही बताऊं कि केवल कॉमर्स के बेस पे वो सब्जेक्ट जो आपने जिया है, 11th-12th पढ़ा है, बीकॉम पढ़ा है, 5 साल आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा है, केवल उसके बेस पे आपका सिलेक्शन हो रहा है। मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है एक्चुअल में। डेफिनेटली सर। एंड पता नहीं लोगों को इसके बारे में इतना पता नहीं, इस एग्जाम के बारे में अब तो पता होगा। दिव्यांशु पर इसको ना, जैसे हम भी राजस्थान में काम कर रहे हैं, आपको ये काम उत्तराखंड में रह के बहुत करना है। जैसे आज भी मैं देखता हूँ कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं, 12th है, पास आउट हैं, उनके माइंड में कॉमर्स ली है तो सीएस चलता है, इस तरीके से चीजें चलती है। गवर्नमेंट एग्जाम मतलब मैं वास्तविकता में आपको बताऊं, 2020 में जब आरपीएस सेटा को स्टार्ट किया था, मैं भी कॉमर्स का ही स्टूडेंट हूं। मैं भी जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा था, सीए फाइनल तक गया, फिर एक ग्रुप नहीं हो पाया, फिर उसको मैंने छोड़ दिया था। फिर पीएचडी करी, जर्नी बहुत लंबी रही, एलएलबी करी। लेकिन मैंने ये रियलाइज किया कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जहां पे आप सीए से 50% और कम मेरे हिसाब से मेहनत करके जो है वो इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। सीए में तो आप पहले फाउंडेशन दोगे, देन उसके बाद में इंटर दोगे, देन उसके बाद में आप जो है वो फाइनल दोगे। एक बहुत लंबी जर्नी रहती है और रिजल्ट का परसेंटेज कितना कम रहता है ये आप और हम जानते हैं। तो गवर्नमेंट एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिव्यांशु ये जरूर आप करना उत्तराखंड में रह के कि यार जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, स्पेशली जो 10th में भी है ना, उनको भी एक स्कोप दिखे कि यार कॉमर्स लेके भी इस तरह से भी कुछ स्कोप जो है वो लिया जा सकता है। और स्टेट में क्यों जाते हो आप, स्टेट में के भरोसे क्यों रहते हो? स्टेट तो है ही है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे भी आप देखो, सीबीएसई अकाउंटेंट, सीबीएसई जूनियर अकाउंटेंट, एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट, उसके बाद में आपके पास में दिल्ली है, दिल्ली में DSSB की कई वैकेंसी निकलती है। तो आप बहुत एन नंबर ऑफ स्कोप हैं, ये अवेयरनेस नहीं है। यस सर, डेफिनेटली नहीं। यस, तो ये अवेयरनेस जो है वो जरूर हम भी एक मुहिम चला ही रहे हैं और आप भी अब इस फील्ड में हैं, तो डेफिनेटली एक अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि कॉमर्स के स्टूडेंट को ये भी एक फील्ड जो है वो नजर आए। डेफिनेटली सर, यस। तो अब मैं इस एग्जाम के प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। ये तो हमने बात कर ली कि ये इस एग्जाम में केवल कॉमर्स आती है, तो अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। इसके प्रोसेस की जब बात करते हैं तो सबसे पहले आप ही इसका सिलेक्शन प्रोसेस बता दो, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन आएगा, उसमें बता दिया जाएगा इस तारीख को नोटिफिकेशन आने वाला है। फिर लॉन्ग नोटिफिकेशन आएगा जहां पे सिलेबस हमारा रिवील हो जाएगा और साथ में एलिजिबिलिटी भी रिवील हो जाती है। तो आई गेस वही रहेगी एलिजिबिलिटी, जैसा आपने कहा बाकी स्टेट्स में तो और चीजें भी मांगते हैं, ओ लेवल भी मांगते हैं, ट्रिपल सी भी मांगते हैं, तो वो यहाँ पे इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं रहेगा। वंस दे फाइंड आउट कि वो एलिजिबल है और सिलेबस क्या है, देन दे कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन। अब एग्जाम की बात करूँ तो एग्जाम यहाँ पर 1 डे एग्जाम है, बाकी स्टेट की तरह नहीं है कि पहले पीईटी निकालो या सेट निकालो, वो सब अभी है। यहाँ पर सर एडवाइजरी आई है बट अभी वो लागू नहीं हुआ है, तो ये मौका भी उनके लिए बहुत अच्छा है। दे जस्ट हैव टू गिव 1 एग्जामिनेशन। उसके बाद आपने एक 1 डे रिटन टेस्ट दे दिया OMR शीट पे, एंड OMR शीट का बेस्ट फायदा ये है कि कोई नॉर्मलाइजेशन वगैरह नहीं होता है ऑनलाइन की तरह, तो जो आपने एफर्ट डाला होगा एग्जैक्ट वही रिजल्ट आपको रिफ्लेक्ट होगा पीडीएफ में। उसके बाद क्या होगा, आपको टाइपिंग के लिए टाइम दिया जाएगा। अब बहुत बच्चे मुझसे ही पूछते हैं सर टाइपिंग कब करें, अभी से शुरू करें? कितने टाइम जो स्टूडेंट है वो टाइपिंग में जाते हैं? सर अप्रोक्स 1 महीना मिलेगा आपको। मुझे नहीं, जितनी पोस्ट आती है, जैसे इस बार 63 पोस्ट थी, तो टाइपिंग में कितने स्टूडेंट गए थे? 4 गुना जाएंगे सर। 4 गुना फिक्स है ये वाला।
थोड़ा सा कम उससे गए थे इस बार। हाँ ठीक है, तो इस हाँ। बार अपन मान रहे हैं कि ये जो 305 पोस्ट अगर होती है तो Yes, yes. इसका अराउंड जो है वो 4 टाइम लगभग 1200 बच्चों के आसपास टाइपिंग टेस्ट में जाएंगे। ओके, Yes, sir. देन उसके बाद में जब आपकी टाइपिंग हो जाती है, देन उसके बाद में आपका डीवी होता है। यस सर, टाइपिंग के बाद आपका डीवी होगा। टाइपिंग के बाद एक और रिजल्ट आएगा, उसमें बताया जाएगा कि इनका टाइपिंग क्लियर हो गया क्लियर हो गया है। और डीवी में भी थोड़े ज्यादा ही बुलाए जाते हैं। लगभग कितने? मतलब जिनका भी टाइपिंग क्लियर हो गया सर, वो ज्यादा ही होगा, क्योंकि मतलब वो एक्चुअल पोस्ट से ज्यादा ही नंबर आता है डीवी में, तो वो 3-4 दिन का प्रोसेस होता है। हमारी क्योंकि सर 55 पोस्ट थी ऑलमोस्ट, तो कुछ 100 लगभग आपके बच्चे बने थे। ओके, कुछ तो हमारा तो डीवी 2 दिन में हो गया था। 2 दिन में हो गया था, हाँ बस। पर क्योंकि अभी ज्यादा है तो ये 4-5 दिन खींचेगा। एक दिन में वो 100 बच्चे 50 बच्चे बुलाते हैं, तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा दीजिए। तो डीवी के लिए आपको काफी डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ेंगे, जो कि जरूरी नहीं आपके पास अभी हो, पर कोशिश करें कि डीवी के टाइम पे होने चाहिए। आपने वीडियो बनाई थी सर एक रिसेंटली कि क्या बाहर के स्टेट के लोग दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो उसका सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका डोमिसाइल। आपका पास डोमिसाइल है तो आप प्रूफ कर देते हो कि मैं उत्तराखंड का ही निवासी हूँ, मूल निवासी। तो वो एग्जामिनेशन आप अभी भी कोशिश कर ले बनाने के लिए, बच्चों को मैं कहूंगा। और अगर अभी नहीं तो कोई जल्दी नहीं है, वो डीवी के टाइम पे चाहिए होता है आपको। ओके, डीवी का प्रोसेस बहुत एग्जॉस्टिव है। हाँ बस मैं अब उसी पे आ रहा था। तो एक तो अपना प्रोसेस हो गया क्लियर कि सबसे पहले जितनी पोस्ट होगी उस पर आपको रिटर्न एग्जाम देना है, देन उसके बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होने के बाद में फिर आपका डीवी होगा, डीवी होने के बाद फिर आपकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी जिसमें बता दिया जाएगा कि ये स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट हुए हैं। और टाइपिंग टेस्ट के बाद में जो रिजल्ट आपका डीवी के लिए आता है उसमें जिनकी रैंक पीछे है उनके चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, क्योंकि जो टॉप स्टूडेंट हैं वो अगर रिजेक्ट होंगे किसी रीजन से तो ही इनका नंबर आएगा। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, गेम पलट जाता है कभी भी। क्या बात कर रहे आई एम टेलिंग यू सर, गेम ऐसा पलटा है ना, कैसे? मतलब इतना इंटरेस्टिंग एनालिसिस बन सकता है उस पूरे रिजल्ट का। सर मैं आपको बताया ना, जनरल में 19 तक रैंक है, ठीक है, पर ओवरऑल जो रैंक है 40 तक बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ओके, जनरल का 40 रैंक का बच्चा जनरल की 19 सीट पे बैठा है। ग्रेट, ये कैसे होता है फिर? होता क्या है ना सर, जब शुरुआत में रिजल्ट आता है तो जिनका भी अच्छे मार्क्स होते हैं ना, रिगार्डलेस ऑफ देयर कैटेगरी, वो सब कहाँ पहुंच जाते हैं? जनरल पे। उन सबकी वो अपनी कैटेगरी छोड़ के कहाँ पहुंच जाते हैं? जनरल में। यस, इनिशियल रिजल्ट आता है। धीरे धीरे जब रिजल्ट का बाइफर्केशन होता है, छटनी होती है, तो वो सब अपनी अपनी कैटेगरी की तरफ जाने लग जाते हैं। और जब वो अपनी कैटेगरी में जाते हैं तो फायदा किसको मिलता है? जनरल के बच्चे को। वो धीरे धीरे ऊपर होते रहता है। तो ऐसा मैंने तो देखा ना सर, क्या गेम पलटता है, मतलब क्रेजी गेम पलटता है सर। टाइपिंग में 1-2 बच्चे नहीं, कितनी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। एक कैटेगरी थी, उसमें हमारे साथ के एक फ्रेंड थे, उनका 3रे नंबर पे था, वो पहले नंबर पे पहुंच गए सर, रैंक 1 हो गए। क्योंकि एक बंदा टाइपिंग में नहीं आया, उसने सोचा होगा कि भाई मेरा कहाँ ही होगा या जो भी रहा होगा। कुछ जनरल के बच्चे टाइपिंग में नहीं आए, पूरा गेम पलट जाता है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब तक आखिरी ओवर नहीं डल जाता ना, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है गाइस। ओके, मतलब एंड तक अगर आपका रिजल्ट रैंक आपका पीछे भी आ रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आपके सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं। मैं बताना 40 बहुत बड़ी बात है। 40 टॉप 18 में आ रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो क्रेजी गेम है सर। तो कोई भी स्टेज को छोड़ना नहीं है। हाँ। लगे रहो, कभी ना कुछ रोड़ा आता ही है। डीवी में भी काफी लोग छटनी होती है वहां पर भी। तो बस पकड़े रहना है कि यार पकड़े रहना है, आखिरी तक जाएंगे। क्या मतलब गेम हुआ सर। वो तो मैं, मेरे साथ के वो दोस्त है मेरे एक्चुअली, उनका नाम नहीं बोलूंगा, पर उन्होंने बताया कि कैसे गेम पलटा है। तो मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए भी, क्योंकि वो आखिर तक रहे। उनका वो जो पेशेंस लेवल था, उसने रिजल्ट दिया वो, एंड ही गॉट इनटू द फाइनल लिस्ट। ग्रेट। अब बात करते हैं टाइपिंग की। टाइपिंग का बीच में प्रेफरेंस लिस्ट भी आपसे मांगेंगे। तो बच्चों को उसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट की उनको रिसर्च करनी पड़ेगी, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पर। मैंने तो बहुत घूमा हूँ सर। क्या बात कर रहे हैं? मतलब मैं हर ऑफिस में गया हूँ, पूछा कैसा कल्चर है, कैसा काम होता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, उत्तराखंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर सो गुड, दे आर सो नाइस। दे विल आस्क यू, अगर आप बताओगे ना रिजल्ट निकल गया सर मेरा, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए, आपको ऑफिस में बैठाएंगे वो
बताएंगे कि हमारा ऑफिस कैसा है, हमारा कल्चर कैसा है, बोलेंगे आप ओके, हमारे डिपार्टमेंट में आइए, हम चाहते हैं आप हमारे डिपार्टमेंट में आइए। तो क्या वो बात, पूरा प्रोसेस मैंने फेस किया है। तो प्रेफरेंस के टाइम पे ऐसे नहीं रैंडमली आपको प्रेफरेंस भरनी है, अपना ड्यू डिलिजेंस करिए, रिसर्च करिए, हर प्रोसेस में रिसर्च है, हर स्टेप में रिसर्च है। ओके, उसको करके यू विल गेट द बेस्ट थिंग मेड फॉर यू। वो भी परफेक्ट ध्यान है। तो ये सब जो रिसर्च है ये आपने रिजल्ट आने के बाद में ही करी जब प्रेफरेंस भरने थे आपको? जब प्रेफरेंस भरने का हमें टाइम मिलता है हफ्ता भर, हम्म, उस हफ्ते भर में मैंने बाइक लेके बहुत नाचा हूँ सर, इधर उधर भीमताल भी गया हूँ, यहाँ वगैरह अपने शहर में जो जो डिपार्टमेंट थे वहां सब में गया हूँ। सबने मेरी बहुत हेल्प करी, और उस हिसाब से ओके, मैंने प्रेफरेंसेस बनाई है। एंड आई एम ग्लैड जो डिपार्टमेंट मुझे मिला है वो, मतलब मैं, मेरी थर्ड प्रायोरिटी मेरे को मिली है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। ओके। फिर भी अब एक छोटा सा क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब जो एग्जाम होगा, जब वो प्रेफरेंस भरेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें, कौन सा प्रेफरेंस उनको भरना चाहिए, किस हिसाब से भरना चाहिए, क्या माइंड में थॉट होना चाहिए, उसका एक थोड़ा सा आइडिया कुछ? सर आपकी लाइफस्टाइल, जैसे मेरी लाइफस्टाइल, मैं चाहता हूँ कि मैं एक मतलब मेजर शहर में काम करूँ। हम्म, तो काफी ऑफिसेज ऐसे होंगे जो मेजर शहर में ही होते हैं, तो उनको मैंने प्रायोरिटी में रखा। मतलब ऐसा ना हो गाँव में शहर है, जैसे अभी पंचायत के भी आएंगे, किसी के भी आएंगे, हमें पता नहीं डिपार्टमेंट कौन से हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से डिपार्टमेंट के ऑफिसेज कहाँ पर है। आपको पता है उत्तराखंड दो भागों में डिवाइड है, गढ़वाल और कुमाऊं। तो आप कोशिश करोगे, आप कुमाऊं नहीं हो तो आप कुमाऊं में देखोगे, तो आप ये रिसर्च करोगे इनके ऑफिसेस कुमाऊं में कहाँ कहाँ पर है। फिर आप वहां जाके अगर आपके पास में है, तो आप उनसे बात करोगे, वो आपको बताएंगे कि हाँ हमारे डिपार्टमेंट में पोस्ट खाली है, हमारे डिपार्टमेंट से ही गया होगा, क्योंकि आपको पता नहीं ना, उसमें बस डिपार्टमेंट लिखा है, आपको नहीं पता जाना कहाँ पर है। तो आपको वो रिसर्च करनी पड़ेगी, आप हर डिपार्टमेंट में जाओगे, पूछोगे क्या आपके वहां से वैकेंसी गई थी, फिर बताएंगे कि हमारे वहां से गई थी। फिर आपकी एक शॉर्ट लिस्ट तैयार हो जाएगी कि ये मेरे पास ऑप्शंस हैं। तो मैंने तो एक लिस्ट तैयार करी थी अपनी पूरी, यहाँ हुआ तो कहाँ जाऊंगा, पूरा मेरे पास लिस्ट रेडी थी, और जो मैंने प्रेडिक्ट किया था मोर और लेस मेरा वही हुआ। तो उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। मतलब यहाँ भी जो किया वो सब प्लानिंग से ही किया। प्लानिंग से हो रहा है सर, एकदम कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब अपने आप बेस्ट चाहिए था तो प्लानिंग ग्रेट करी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे, टाइपिंग का कितना रोल है और कैसे, कब से टाइपिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, इसके बारे में बताओ। सर टाइपिंग तो आपको कम से कम नहीं तो 25 दिन 20 दिन देने चाहिए अगर आप शुरुआत से कर रहे हैं। मेरे को पुरानी टाइपिंग याद थी तो थोड़ा मसल मेमोरी ने किक इन किया, कुछ फायदा मिला। पर आपको अगर बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हो तो कोई घबराने की बात नहीं है। अपना एक अच्छा कीबोर्ड लीजिए, मेरे पास ये मैंने कीबोर्ड लिया था, ये कीबोर्ड ही मैं लेके गया था वहां पर आयोग में। अच्छा, खुद का कीबोर्ड लेके जा सकते हैं आप? यस, एंड यू शुड कैरी योर ओन कीबोर्ड, क्योंकि मेरे सामने की बात है सर, मेरे तो बगल में दो बैठे थे ना ऐसे धुरंधर, मतलब उनको वो रैंक से समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। एक यहाँ बैठे थे, एक यहाँ बैठे थे, और दोनों पैनिक कर रहे हैं सर, मतलब ये तो चली ही रहा, ये तो चली। मैंने कहा भाई क्या हो रहा है ये। मतलब एक का कीबोर्ड नहीं था, एक कीबोर्ड नहीं लाए थे, तो सिस्टम जो कीबोर्ड उनको देता है वो सर काम नहीं करता है सर। नहीं करता, कहाँ किसके भरोसे लेके जा रहे हो आप? क्योंकि वो कीबोर्ड वहां पे जो उस शहर में बैठा है वो काम करेगा। आपको जब सुविधा दे रखी है कि आप ले जा सकते हो तो अपना कीबोर्ड जरूर ले जाइए। तो अपना कीबोर्ड ले जाइए, क्योंकि वो नहीं ले गई थी तो उनको सफर करना पड़ा। हालांकि सबका हुआ, एटलीस्ट जिन दो की मैं बात कर रहा हूँ उन दोनों का हुआ, पर इतने मार्जिन से हुआ है सर। 4000 की डिप्रेशन चाहिए होता है जब रिजल्ट आता है ना। एक के थे 4020, एक के थे 4000 समथिंग, मतलब बिल्कुल बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन। बगल वाले तो मेरे मित्र ही हैं, अभी भी मेरे साथ हैं, वो सुन रहे होंगे तो बोलेंगे भाई तू तो कूल बोल रहा है। बट वो पैनिक हो गए थे तो उनको भी नहीं तो अच्छा है ना, एक्चुअल में ठीक है। आपने जो एक्सपीरियंस फेस किया ये बहुत बड़ी सीखने वाली बात है कि जब आप टाइपिंग टेस्ट के लिए जा रहे हो तो जिस पे आपने प्रैक्टिस करी है, सोचो कितना कंफर्टेबल जोन होगा। आप उसी कीबोर्ड को लेके जाओगे तो कितना एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है अपनी चीज को अपन लेके जाते हैं। तो बिल्कुल डेफिनेटली सर, मैं कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सजेशन दूंगा। थोड़े कीबोर्ड जिनमें गैप होता है वो कोशिश करें, थोड़ा सा गैप होता है उनमें, तो आपकी फिंगर ना 2 बार कहीं लगेगी नहीं। टाइपिंग के कीबोर्ड्स आते हैं काफी सारे, आप टाइपिंग कीबोर्ड सर्च करेंगे, जैसे एक अच्छी टीवीएस कंपनी में जानता हूँ उसके अच्छे आते हैं, तो इस तरीके से आप सर्च करेंगे टाइपिंग कीबोर्ड है। थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं वो नॉर्मल कीबोर्ड से, लेकिन यस क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा कीबोर्ड लेना ही चाहिए। तो अब जैसे बात करते हैं 90 डेज ऑलमोस्ट बाकी हैं, तो अब इस दौरान में टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस करनी जरूरी है या बाद में कर सकते हैं?
टाइपिंग बिल्कुल नहीं करनी है। ओके, यस। आखिरी दिनों में करनी है। आखिरी दिनों में, मतलब जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो आपको वैसे भी टाइम मिलेगा और आपको आइडिया हाँ। लग ही जाएगा आपकी कट ऑफ कितनी जा रही है, तो उसके हिसाब से आपको जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। बट सबको करनी है सर। सबको सबको typing करनी है, यस। आप मेरी बात समझ गए सर। यस, यस। और मैं टाइपिंग में एक और चीज सजेस्ट करूंगा, घर पे मत करें, कोई साइबर कैफे जाओ, उसको 500 रुपए पकड़ाओ, उससे कहना कि आपका जो सबसे बिजिएस्ट बैच है मुझे उसमें आना है और मुझे कुछ मत सिखा देना आप, मुझे टाइपिंग करनी है। मतलब अगर आपको बेसिक आती नहीं है तो आती है तो, नहीं आती है तो आप उनसे बोलो कि मुझे टाइपिंग सिखा दे, पर अपने बिजिएस्ट बैच में जहां एकदम आसपास शोर हो रहा है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मेरे बगल में जब शोर हो रहा था तो मेरा फोकस ही था जिसने मेरे को काम डाउन किया और मैंने करना शुरू किया। तो आप पहले से ही अपने आप को वो टेंशन में, वो प्रेशर में, वो स्ट्रेस पोजीशन में डाल के रखें। घर पे टाइपिंग नहीं करनी, घर पे प्रैक्टिस करी। अच्छा। कितनी सारी एप्लीकेशन है सर, आप उस पर वीडियो बना सकते हैं, सजेस्ट कर देना कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, कैसे होता है, क्या कौन सा कीबोर्ड है, वो प्लीज आप बताइएगा। बट घर पे करनी है आराम से चिलैक्स करके, पर जो मेजर आपकी प्रैक्टिस है वो एक कैफे में होगी या कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में होगी, वहां पे जाके आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, क्योंकि सही बात है, वहां पे जब पिन ड्रॉप साइलेंस आपको नहीं मिलेगा, जब वहां डिस्टर्बेंस मिलेगा, तो आप पहले से ही प्रिपरेशन ही युद्ध की उसी तरीके से करें जिस तरह से युद्ध लड़ना है आपको एक्चुअल में। यस, यस। और अभी जो आप बता रहे थे, मुझे एक्चुअल में नहीं पता, अब आपने पूरी रिसर्च करी हुई है, तो ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे स्टूडेंट जाके टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकता है कुछ? एक टाइपिंग बाबा है सर, उससे किया था मैंने। एक नाम भूल गया सर मैं, पर मैं कमेंट डाल दूंगा इसमें। हाँ, आप कमेंट डाल देना आपकी उससे, तो बच्चा जो है वो देख लेगा। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट की बात हो गई। अब उसके बाद में, अच्छा, आपके की डिप्रेशन कितने जाते थे जब आप प्रैक्टिस करते थे तो? सर मेरे जाते थे डबल, मेरे डबल से भी ऊपर जाते थे, 10,000 तक गए सर मेरे घर पे। ओके, ग्रेट। पर वहां पर स्ट्रेस की वजह से मेरे 7,000 समथिंग गए थे। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए सिर्फ आपको 3 बार बोलेंगे ट्रायल करने को, 3 आपको ट्रायल मिलते हैं। एक ट्रायल करा आपने, 2 मिनट का होता है शायद। एक और ट्रायल, उसमें ऑप्शन होता है कि आपको तीनों ट्रायल लेने हैं या आपको 2 लेने हैं या 1 लेना है। मैंने 2 लिए। 3 में मेरे हाथ थक जाते। 3 अगर मैं ट्रायल देता 2-2 मिनट के, 6 मिनट तो यही हो गए। फिर मेरे को 10 मिनट की और प्रैक्टिस टाइपिंग टेस्ट देना होता, तो 16 मिनट कम से कम आपके हो जाते, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक होता। मैंने 2 दिए टाइपिंग टेस्ट, मेरे को समझ में आ गया सारी की चल रही है, और लेफ्ट राइट दिखता है उसमें, लेफ्ट राइट। हाँ, लेफ्ट राइट दिखता है, यस। हाँ, काफी सॉफ्टवेयर में ऊपर नीचे होता है, तो ध्यान रखें। सॉफ्टवेयर में वो सेटिंग आती है कि आपको लेफ्ट राइट चाहिए, ऊपर नीचे चाहिए, तो आपको लेफ्ट राइट चाहिए। और उसमें आप करिए प्रैक्टिस, बड़ा बड़ा लिखा आता है, हर वो अक्षर जो आपने टाइप किया उसमें वो हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है, फिर आप आगे बढ़ते रहे। तो एक टाइम आया सर बीच में, मैं बैक स्पेस कर रहा था या कुछ कर रहा था, मेरा हो ही नहीं रहा था। तो वो पैनिक से ही बचना है आपको, पूरा गेम स्ट्रेस का है। गेम स्ट्रेस का है, यस। मेरे लगे होंगे कुछ 10 सेकंड 15 सेकंड लगे होंगे मुझे वो सही करने में कि यार मुझसे क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। मैंने शांत सा, मेरे आसपास ऑलरेडी इतना पैनिक था, मैंने कहा मुझे नहीं होना भाई। और एक्चुअली काफी लोगों का निकला भी नहीं था टाइपिंग सर, तो वो भी ध्यान रखना बच्चों को। हाँ, अब ये जो टाइपिंग टेस्ट होता है ये कितने टाइम का होता है? 10 मिनट का। 10 मिनट का होता है, और 10 मिनट में आपको की डिप्रेशन जो है वो देना होता है। हाथों हाथ आपका रिजल्ट आ जाएगा। हाथों रिजल्ट आ जाएगा। और हिंदी में या इंग्लिश में? उसमें इंग्लिश का ऑप्शन भी होता है, पता नहीं क्यों देते हैं वो लोग, पर आपको हिंदी चाहिए, हमें हिंदी करना होता है। मतलब जो स्टूडेंट को जो प्रैक्टिस करनी है वो हिंदी की करनी है ना? हाँ, हिंदी की करनी है। उसमें लिखा होता है कि आप इंग्लिश देना, वो पता नहीं कितनी कंफ्यूजिंग सी चीज है। हमने तो कहा हमें नहीं देना भाई इंग्लिश, तो एक आपसे अंडरटेकिंग लिखवाते हैं कि मुझे इंग्लिश की टाइपिंग नहीं देनी है। जब वो नोटिफिकेशन में नहीं माना है तो हम क्यों दें? कुछ लोगों ने दिया भी, पर हम लोगों ने नहीं दिया, और कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके, 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 परफेक्ट, परफेक्ट। अब टाइपिंग टेस्ट हो गया है, अब डीवी के बारे में थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो क्या रहा, उसके लिए क्या क्या कुछ प्रिपरेशन ऐसी है जो स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी है? सर लकीली मेरा सब डीवी अच्छा रहा, पर मैं आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ डीवी में कहाँ बच्चे बहुत दिक्कतें होती हैं। एक तो आपको, आपके पास ना 10th का तो होना चाहिए सर्टिफिकेट पूरा, नाम वगैरह सबसे होने चाहिए उसमें, और मार्कशीट सारी होनी चाहिए। कुछ बच्चे मार्कशीट में लाते खाली डिग्री लेके आते हैं। हर साल की, हर सेमेस्टर की 6 की 6 मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। और क्योंकि मेरा कोई कैटेगरी नहीं था, मेरे को तो बाकियों का आइडिया नहीं है, पर आपका डोमिसाइल होना चाहिए, और आपके पास वो एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से
आपका वो पंजीकरण हाँ, होना चाहिए। वो आपने कहाँ से बनवाया? वो मैंने सीएससी सेंटर से बनाया सर। वो आपके वहीं पे था होगा? एक यहाँ पे ना सीएससी सेंटर्स होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर करके कुछ होता है वो। वहां पे आपके आधार कार्ड का नाम बदलना, ये सब चीजें, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो भी होता है, ओके। पैन कार्ड वगैरह सब निकल जाता है। अच्छा। तो वहीं से आप बोलोगे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में मुझे कराना है, 1 दिन का काम है सर, कोई बड़ा काम नहीं है। ओके। सेम आपका डोमिसाइल का भी 1 दिन का काम है, वो आप करा के सब अपना रेडी रखें। नामों पे ध्यान रखना है। एक थी वहां पे एक कैंडिडेट, उनका कुछ दिक्कत आ गई थी, कुछ तो उनके पास मार्कशीट नहीं थी 10th 12th की, तो सब कुछ लेके चलना है उसको ना, ग्रांटेड मत लेना, बहुत घंटे बैठा मतलब देंगे। बेसिकली अगर अपन देखें 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, और उसमें अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट आपको चाहिए, और ग्रेजुएट होने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको चाहिए, और सेमेस्टर है तो बेसिकली 6 मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए और एक सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। किसी कास्ट की कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल होना ही चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए मेरे हिसाब से। काफी इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आई, हाँ, जो कुछ लोगों की फंसी वहां पर, वही मैं कह रहा हूँ सर, ज्यादा दिमाग में लगाना है उसमें। एक्चुअली जब फॉर्म भरते हैं ना तो पूछा जाता है कि आर यू एम्प्लॉयड और आर यू नॉट एम्प्लॉयड। अब मैं प्राइवेट में हूँ सर, मैं क्यों बोलूंगा कि आई एम एम्प्लॉयड? एग्जैक्टली, सही है, सही है। अब लोगों ने क्या कर रहे हो, वहाँ आई एम एम्प्लॉयड डाल रखा था कि भाई हम हैं, वो प्राइवेट में है, चाहे टीचिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आई एम एम्प्लॉयड। अब वो बोलते हैं अच्छा आप एम्प्लॉयड हो, लाओ अपना वो लाओ, एनओसी लाओ। अब एनओसी कहाँ से लाओगा आपने? उन्होंने पूछा, मेरे सामने की बात थी, उन्होंने बोला कि आपका इसमें लिखा है एम्प्लॉयड हो आप? मैंने कहा हाँ मैं प्राइवेट टीचिंग में थे। तो ठीक है एनओसी लेके आइए। एनओसी तो है नहीं। अब क्यों बताना है भाई कि आप एम्प्लॉयड हो जब आप गवर्नमेंट में नहीं थे? एग्जैक्टली, मेन तो गवर्नमेंट में हो तो ही बताना है, बाकी नहीं बताना है आप। दूसरी बात सर, मैंने सिर्फ बीकॉम ऑनर्स नहीं कर रखा, मैंने बीएड भी कर रखा है, मैंने एमकॉम भी कर रखा है, मैंने पीजी डिप्लोमा भी कर रखा है, पर मांगा क्या था बीकॉम। तो मैंने डिक्लेयर किया खाली बीकॉम। एक और थे वहां पे सज्जन, उन्होंने सब लिख दिया, हमने तो ये भी किया वो भी किया है। उन्होंने कहा लाओ भाई, अब वो लाए नहीं, उन्होंने सोचा बीकॉम चाहिए बस। तो ऐसे भी फंसते हैं, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाना ही नहीं ज्यादा। एग्जैक्टली, जो है वो वहां पे कौन सा उन सब सर्टिफिकेट बेस पे आपको नौकरी मिल रही है, नौकरी तो आपको बीकॉम की वजह से मिल रही है। एग्जैक्टली, जो रैंक है वही रहेगी, जो मार्क्स है वही रहेंगे, जहाँ पोस्टिंग मिलनी होगी वही रहेगी, कुछ नहीं बदलेगा। तो जो कम से कम मांगा है वही कम से कम बताना है आपको। यस यस यस। तो चलिए यार, बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा, मुझे लगता है अभी तक के वन ऑफ द बेस्टेस्ट इंटरव्यू में से एक रहा है, क्योंकि सब नॉर्मल बात हुई है और एक जब सब चीज़ें नेचुरल चलती है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मुझे लगता है जो कि स्टूडेंट को इस सेशन से पता चली होगी। बहुत डेप्थ में इतना मैंने किसी से भी बात नहीं करी थी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, स्पेशली टाइपिंग के बारे में, ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है डेफिनेटली ये सेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। दिव्यांशु, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरी बहुत इच्छा हो रही है, बहुत जल्दी आऊंगा। जल्दी आइए। डेफिनेटली मैं प्लान करता हूँ दिव्यांशु, और ऑल द बेस्ट आपका। जैसे ही जो है बस हम यही करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो फाइनल आ जाए और पोस्टिंग हो जाए, और ये जो बेरोजगारी का जो टैग लगा हुआ है फाइनली पार्टी दे सके दोस्तों को। यस यस, पार्टी दे सके 100% यार। चलो दिव्यांशु, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच आपका इस इंटरव्यू में आने के लिए। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनको डेफिनेटली बहुत, ये सेशन हम लोग लेते ही इसलिए एक्चुअल में क्योंकि हम पढ़ाना जानते हैं, लेकिन जिसने एक्चुअल में वो 2 महीने 3 महीने प्रिपरेशन करी है, डेप्थ में जाके चीज़ों को पढ़ा है, जो एक्सपीरियंस लिया है डीवी में, टाइपिंग में, ये जब एक्सपीरियंस आपको मिलते हैं, जो एस्पिरेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प इनसे मिल पाती है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये वीडियो आपके सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एंड यूजफुल रहने वाला है। मैं भी सर अपने साइड से बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूँ आरपीएससी अड्डा टीम को, आपको, सारे मेंबर्स को, इवन फ्रॉम द बैक एंड टीम जिन्होंने इतना अच्छा एप्लीकेशन बना के दी, आपकी कंटेंट टीम जो हमारे लिए इतने अच्छे एमसीक्यूज बना के लाती थी, टीचर्स जो घंटों घंटों खड़े रहते थे और हमें पढ़ाते थे। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने एक सही डिसीजन लिया और मैंने उसको ब्लाइंडली फॉलो किया। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि मैं
आपसे ही सीख के अब आपसे मैं पहली बार बात कर पाया और आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर पाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। Great. सो आई वांट टू थैंक टू द आरपीएससी अड्डा टीम फ्रॉम माय हार्ट। थैंक यू सो मच दिव्यांशु, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अपन जल्दी, है ना? ओके, चलो बाय बाय।